आप देखेंगे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो मोर इम्पोर्टेंट है बिकॉज जितने भी एप्लीकेशंस हम सीखेंगे इसी से रिलेट करेंगे। किससे? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। इन शॉर्ट इसको बोला जाता है जेड इफ़ेक्टिव, है ना। ये जेड स्टार से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जितने भी आगे हम चीज़ सीखने वाले हैं जैसे एटॉमिक साइज हुआ, रेडियस, है ना, आयोनाइजेशन से एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हुआ, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं फिनिश कर दूंगा ना पीरियोडिक टेबल, जैसे हम फिनिश करेंगे तो फिर आपको आइडिया देंगे कि जब भी आप रिवीजन करो पीरियोडिक टेबल में तो क्या पढ़ना है, सेलेक्टिवली पढ़ना है। बिकॉज क्योंकि जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वही तो पढ़ना है। अब क्या है कि मैं स्टूडेंट को हमेशा एक ही चीज़ बोलता कि जब भी पढ़ पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशंस एनर्जी, एसिसिटी, बेसिसिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली है कि क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाता है। समझ रहे हैं? ये मोर इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक मोर इम्पोर्टेंट है और टॉपिक में हेडिंग डालेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है भाई, तो हेडिंग अपना डाल लेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके अगर हम रिप्रेजेंटेशंस की बात करें या सिंबल की बात करें तो इन शॉर्ट इसको हम बोलेंगे जेड इफ़ेक्टिव, और कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? जेड स्टार से। ठीक है भाई, रिप्रेजेंटेशंस क्या करेंगे? इन शॉर्ट जेड इफ़ेक्टिव और जेड स्टार से। अब देखिए, आपको चीज़ों को समझना है अच्छे से। मीनिंग क्या है? मीनिंग में बहुत कुछ छुपा होता है, नाम में ही कभी कभी बहुत कुछ छुपा होता है। उसके नाम को अगर हम अच्छे से स्टडी करें तो चीज़ें क्लियर हो जाती है, नो डाउट। मीनिंग है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना होगा? न्यूक्लियर चार्ज के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो। न्यूक्लियर चार्ज, और आप जानते हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जो एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड चार्ज है उसके अमाउंट को क्या बोल लें? न्यूक्लियर चार्ज। और ज़रा बताओ, सेंटर में कौन सा चार्ज कंसंट्रेटेड है? पॉजिटिव। प्रोटॉन ही होते हैं ना, न्यूट्रॉन तो भाई न्यूट्रल है। तो सेंटर में जो कंसंट्रेटेड चार्ज है वो क्या है? प्रोटॉन की वजह से। और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, तो उस वजह से सेंटर में क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। अब ज़रा बताओ, ये सेंटर में भाई पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसके अराउंड कहीं भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? रिवॉल्विंग। ये बताया है कि सेंटर को अगर मैं छोड़ दूँ तो एटम के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन लाई कर सकता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन लाई करेगा अराउंड द न्यूक्लियस क्या करने लगेगा? रिवॉल्विंग, घूमने लगेगा, एक सर्कुलर पाथ पर क्या करने लगेगा? मोशन। तो ज़रा बता, ये निगेटिव पार्टिकल है, ये पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशंस लिखाने जा रहा हूँ न्यूक्लियर चार्ज की। तो न्यूक्लियर चार्ज कर क्या रहा है पहले देख लो। ये न्यूक्लियर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है। तो ये सेंटर में रखा हुआ चार्ज इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है ना। मतलब इस पर क्या अप्लाई कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही तो है बस। इसका मीन्स जरा हम हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियर चार्ज। इसको पढ़ने से पहले क्या समझना है? न्यूक्लियर चार्ज। तो नेक्स्ट हेडिंग अपना है न्यूक्लियर चार्ज, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से ओनली, है ना। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का मीन्स क्या है? जो सेंटर में कंसंट्रेटेड चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज है। और वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यही होगा ना, न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए सेंटर ऑफ एटम। यही है ना। अब जरा बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, कि न्यूक्लियर चार्ज डेट इज इक्वल टू, इसमें लिखेंगे इट्स रिप्रेजेंट, इट्स रिप्रेजेंट attraction
इट्स रिप्रेजेंट अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई, सही है ना? इट्स रिप्रेजेंट अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, इट कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो हम यहाँ किसके बात कर रहे हैं? अट्रैक्शन की ओनली। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे आपके सेल के अंदर या एटम के अंदर, तो ये न्यूक्लियर चार्ज उनको क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा ऑब्वियसली। क्या अप्लाई कर रहा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो भाई इसका मीनिंग ही क्या है? इट्स रिप्रेजेंट अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो ज़रा देखो भाई, ये सेंटर है, सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या होती हैं, है ना? आपको पता है इनको क्या नाम दिया गया हुआ है ना? ऑर्बिट या शेल। आपको बताया है कि ऑर्बिट का मीनिंग क्या है, सेल का मीनिंग क्या है ना? एक क्या है? एनर्जी पाथवे है, डेफिनेट एनर्जी पाथवे, जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई? रिवॉल्विंग करता है। यस, तो क्या इलेक्ट्रॉन यही रिवॉल्विंग करेगा? यस, क्या इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो यही रिवॉल्विंग करेगा कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन यही रिवॉल्विंग कर रहा है तो ज़रा बता, जो सेंटर में पार्टिकल रखे हैं वो एट ए सेम टाइम इस पर क्या लगा रहे होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। और इस पर भी क्या अप्लाई कर रहे होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। इसी अट्रैक्शंस को हम नाम दिए हैं, क्या नाम दिए हैं? न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज का एक ही काम, इलेक्ट्रॉन पर क्या अप्लाई करना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगाना। क्लियर है? तो न्यूक्लियर चार्ज का पता चल गया। अब हम इसको देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। देखो, न्यूक्लियर चार्ज का पता चल गया, तो अब इफेक्टिव इसमें वर्ड ऐड कर दिए, है ना? तो फाइनली अब न्यूक्लियर चार्ज तो अभी भी है, बट कौन सा न्यूक्लियर चार्ज की बात करूंगा? इफेक्टिवली। जरा बता, ये इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगा रहा है कि नहीं? ये इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगा रहा है कि नहीं? सिंपली जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो सेंटर का चार्ज सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा कि नहीं? तो अब हम इसको देख रहे हैं, ठीक है? और ये किसके बराबर होगा, है ना? आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ये पता। चलिए, अपना हेडिंग क्या था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको समझना है अच्छे से। शॉर्ट में हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर जेड स्टार से भी, ठीक है? आओ, चलिए देखिए, आपके पास अगेन कोई एटम है, ये एटम का सेंटर है, और ये क्या है? ये सेल है, जिस पर एटम क्या कर रहा है? रिवॉल्विंग करता है, ठीक है? डेफिनेट एनर्जी पाथवे है। आपको पता है कि ये पहली सेल है, और पहली सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्युपाई हो सकते हैं आप जानते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है पहले पीरियड में, उसी वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 2 ही रखे हुए हैं। सेकंड पीरियड में अगर हम शिफ्ट हों या सेकंड सेल में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? कितने आ सकते? 8, है ना? आपने एक रूल भी पढ़ा होगा, 2n स्क्वायर, है ना? पढ़े हैं ना 2n स्क्वायर? बोहर बरी रूल बोला जाता है इसको। 2n स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करते हैं, बट आप तो ये चीज़ वैसे ही जानते हो ऑलरेडी बिना फॉर्मूला के ही, है ना? तो सेकंड पीरियड में उसी वजह से नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इज़ 8, है ना? आप जानते हैं ये चीज़ अच्छे साहब। 2 S ब्लॉक के हैं और 6 किसके हैं? P ब्लॉक के। D ब्लॉक चूँकि यहाँ शुरू नहीं। इसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई करना है, ठीक है? 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई करना है। और ज़रा बता, ये भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें, है ना? इसका मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जा रहा है? थर्ड सेल तक, यही तो है। तो ये तो तय है, अगर थर्ड सेल तक जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन से पीरियड से होगा? थर्ड, है ना? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्या है? 3, तो उसका पीरियड भी क्या होगा? 3, ठीक है? अब हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। देखिए, न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्लियर करूं, है ना? सेंटर के द्वारा लगाया गया सभी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ये तो सिंपल क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन हम क्या निकालना चाह रहे हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
तो भाई किसी एक इलेक्ट्रॉन को फिक्स कर लो, ये इलेक्ट्रॉन हमने फिक्स कर लिया। आउटर सेल्स का जनरली हम इलेक्ट्रॉन को फिक्स किया करते हैं, समझ रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को जैसे मैंने फिक्स किया, तो इस इलेक्ट्रॉन पे मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, नेट अट्रैक्शन। क्या निकालना चाह रहा हूँ, सिर्फ नेट अट्रैक्शन। दोनों में डिफरेंस है, अट्रैक्शंस और नेट अट्रैक्शंस दोनों में डिफरेंस है। न्यूक्लियर चार्ज के केस में मैं बोला हूँ ओनली अट्रैक्शन, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के केस में वर्ड क्या ले रहा हूँ, नेट अट्रैक्शन। हाँ, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीन्स क्या है कि नेट अट्रैक्शन। अभी मैं ये और भी आगे दिखाएंगे हम, बट मैं सिंप्लीफाई करूँ, एकदम सिंपल वर्ड में बोलूँ, एक ही वर्ड में ख़त्म करना चाहूँ, तो इसका मीनिंग क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या है कि नेट अट्रैक्शन ऑन आउटर सेल्स इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन पर नेट कितना अट्रैक्शन लगा रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिवली कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है यार, यही तो है। अब सिंपली बताओ, इस पर मुझे क्या निकालना है, नेट अट्रैक्शन। क्लियर है भाई। अगर इस पर मुझे नेट अट्रैक्शंस निकालना है, तो नेट अट्रैक्शंस में तभी निकाल पाऊंगा जब इस पर नेट फोर्सेस पता चल जाए, यही है। और चूंकि ये निगेटिव चार्ज है, जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन है वो भी निगेटिव है, तो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे कि नहीं। सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन, और अपोजिट चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इस पर आपको नेट अट्रैक्शन निकालना है, तो जरा बता, जो ये सेंटर ऑफ क्या है, एटम है, इस पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, यही तो है। ये सेंटर इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ड्यू टू अपोजिट चार्ज ऑफ नेचर, अट्रैक्ट करेगा। बट ये जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन है, एट ए सेम टाइम जब ये इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। अभी लिखना नहीं, मैं पूरा लिखाऊंगा, अभी समझ लो, समझना ज़रूरी है, तब लिखोगे ना चीज़ें आसान हो जाएंगी। लिखाऊंगा मैं पूरा। तो भाई ये सेंटर का जो चार्ज है, इसको क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगा रहा है। बट इनर सेल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ड्यू टू सेम चार्ज और एट ए सेम टाइम इसको क्या करेंगे, रिपेल भी तो करेंगे। एट ए सेम टाइम जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो एट ए सेम टाइम इनर इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे के सारे रिपेल करेंगे कि नहीं, यस। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपेल। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे के सारे इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बोल, यही तो है ना। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं एक साथ लिए इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जो सेंटर में चार्ज रखा है वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या नेट मैं निकाल सकता हूँ इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक अट्रैक्टिव और दूसरा रिपल्सिव, है ना। और दोनों क्या हैं, अपोजिट नेचर के हैं। तो नेट फोर्स निकालने के क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब डिपेंड ये करता है कि जो डोमिनेंट फोर्स है उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जरा कॉमन सेंस लगा के बताओ मुझे, इसमें डोमिनेंट फोर्स कौन सा है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। हाँ गुड, अट्रैक्टिव है सर। क्यों अट्रैक्टिव है कि अगर ये रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्विंग करता ही नहीं, वो तो भाग जाता, बाहर चला जाता। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सेल में रिवॉल्विंग कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन के पाथवे पे घूम रहा है, तो वो तभी पॉसिबल है जब क्या डोमिनेंट रहा हो, अट्रैक्टिव फोर्स मोर डोमिनेंट किसके कंपेयर में, रिपल्सिव की। यही है ना। अब मैं आपको लेक्चर डिलीवर्ड कर रहा हूँ, आप क्लास के अंदर बैठे हैं, तो मेरे अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, बाइंड हैं कि नहीं, तभी तो बैठे हैं। तो इस केस में कौन सा फोर्स आपके ऊपर ज़्यादा डोमिनेंट है, अट्रैक्टिव ना। क्लास ऑफ होगा, टीचर बाहर चला जाएगा, अट्रैक्शंस ख़त्म, आप बैठोगे क्या, चले जाओगे ना, है ना। तो सिंपली है यार। तो आपको क्या निकालना है, नेट अट्रैक्शंस।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या है कि नेट अट्रैक्शंस ऑन आउटर सेल्स इलेक्ट्रॉन, और नेट अट्रैक्शंस निकालने के लिए जितने भी फोर्सेस हैं वो देखना पड़ेगा, और कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक रिपल्सिव है और दूसरा अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव कौन कैरी कर रहा है, सेंटर में रखा चार्ज, और रिपल्सिव कौन कैरी कर रहा है, इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन। यही है। देखो भाई और अच्छे से दिखाएं, ये आपका क्या है, सेंटर है, ये आपकी सेल है, ये आपकी सेल। इन सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और आपको ये पता है कि अगर मैं अट्रैक्शंस का ऑर्डर देखूं तो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शंस होगा पावरफुल, वो किस में होगा, इस सेल के इलेक्ट्रॉन पर होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ दो चार्ज होते हैं तो वहाँ जो फोर्स जनरेट होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का, और वो तो दो चार्ज का मल्टीप्लाई होता है और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, जिससे वो सेपरेट होते हैं, है ना। तो चार्ज Q1 और Q2 और अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो यही वजह है कि पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस मैक्स होगा। जैसे हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर जाने लगेंगे तो न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस वीक होने लगेगा। यही तो है इसका मीनिंग। इसका मीन्स पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको रिमूव कराना एटम से टफ होगा कि नहीं, क्योंकि वो किससे बाइंड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और जो आउटर सेल्स में होगा इलेक्ट्रॉन तो ऑलवेज कौन सा इलेक्ट्रॉन जाता है, आउटर सेल्स का। क्यों जाता है पता चल गया, क्योंकि जो आउटर सेल्स का इलेक्ट्रॉन होगा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वीकेस्ट होगा, तो उसको एटम से रिमूव कराना आपके लिए आसान है, ठीक है भाई। अब एट ए सेम टाइम जब ये इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अप्लाई कर रहा है तो एट ए सेम टाइम ये इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे होंगे, रिपेल, बाहर भेज रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन भी इसको क्या करेगा, एट ए सेम टाइम क्या करेगा, रिपेल। अगर अपना ये काम हो जाए, इस पर नेट अट्रैक्शंस निकालना हो मुझे, तो दो फोर्सेस हैं, अट्रैक्शंस माइनस रिपल्शंस। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि अट्रैक्शंस मोर डोमिनेंट है। मैं बोल रहा हूँ उसके बावजूद भी इस पर रिपल्शंस भी लग रहा है, इस पर अट्रैक्शंस भी लग रहा है, लेकिन तब भी ये यही रिवॉल्विंग कर रहा है, तो वो तभी पॉसिबल है जब ये डोमिनेंट हो। अगर रिपल्शंस डोमिनेंट हो गया है तो भाग जाएगा, ठीक है। जबकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट एनर्जी पाथवे में क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है भाई। तो इसका मीन्स किसी के साथ बाउंडेड है, बंधा है, बाइंड है। और बाइंड किसके साथ है, अट्रैक्टिव फोर्स के, जबकि काम तो रिपल्सन भी कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स भी है एट ए टाइम, लेकिन ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, ये डोमिनेंट कौन है, अट्रैक्टिव है। मैंने मान लिया कि जो अट्रैक्शंस है वो 50 न्यूटन का है, और सेम टाइम क्या है, 25 न्यूटन का रिपल्सन भी है, तो नेट अट्रैक्शंस कितना है, 25 है ना, ये 20 बोले हैं तो चलिए वो है ना, तो 30 हो गया। तो इसका मीन्स 30 न्यूटन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये घूम रहा है लगातार। अब जरा सुनो, ये फिक्स कर लिया मैंने डाटा ऐसे लेकर के। अब मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया अंदर, मैं धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, रिपल्सन बढ़ा रहा हूँ। प्रोटॉन को कांस्टेंट कर दी, हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ तो प्रोटॉन कांस्टेंट है ना, तो माइनस बढ़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बता क्या प्रेडिक्ट करते हो, रिपल्शंस बढ़ेगा। रिपल्शंस बना कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन ना, अट्रैक्शंस कौन कैरी कर रहा है, अट्रैक्शंस कौन कैरी कर रहा है, कौन जनरेट कर रहा है, प्रोटॉन। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे स्लोली इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन में बढ़ाऊं तो रिपल्शंस बढ़ेगा ना, तो अट्रैक्शंस घटेगा। यही तो है इसका मीन्स। अगर रिपल्शंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शंस कम होगा कि नहीं। तो जरा बता, मैंने इलेक्ट्रॉन उसी केस में खड़े हम 30 न्यूटन का क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे राइज कर रहे हैं इनर सेल्स में इलेक्ट्रॉन।
अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं तो कौन सा फोर्स बढ़ा रहे हैं? रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं। 20 लिए थे कि नहीं, है ना, पहले केस में 20 लिए थे। अब धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रॉन राइज होंगे तो रिपल्सिव फोर्स भी राइज होगा, है ना। रिपल्सिव फोर्स जैसे राइज होगा तो वो जरा बता 20 न्यूटन से बढ़ेगा कि नहीं? अगर 20 न्यूटन से बढ़ के मैंने मान लिया कि कितना हो गया 30, तो ये डाटा कितने से रिड्यूस हो जाएगा? 20 पर जाएगा कि नहीं? इसका मीन्स क्या है कि नेट अट्रैक्शंस ऑन आउटर सेल्स इलेक्ट्रॉन घटा कि नहीं? घट रहा है ना। यस, किसकी वजह से घट रहा है? जो इनर सेल्स में इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऑक्युपाई होने की वजह से नेट अट्रैक्शंस क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और ये जो डिक्रीजमेंट होता है किसमें? अट्रैक्शन में, इसी को बोला जाता है जेड इफेक्टिव। ये है एक्चुअल जेड इफेक्टिव। समझ में आता? तो जरा हम लिखना शुरू करेंगे। अगर समझ में आया तो हम लिखेंगे। फिर पॉइंट नंबर फर्स्ट एरो करके लिखेंगे कि इनर इलेक्ट्रॉन। अब जो लिखा रहा हूँ ना उसको समझ के लिखना, जो मैं समझाया हूँ कि उनसे लिंकअप हो रहा है कि नहीं। लिखना कि इनर इलेक्ट्रॉन, कि इनर इलेक्ट्रॉन विल रिपेल, इनर इलेक्ट्रॉन विल रिपेल आउटर इलेक्ट्रॉन, inner electron will repel outer electron due to same charge, due to same charge। जरा बताइए लाइन समझ में आई कि नहीं? यही तो है, यही तो समझा रहा था। आगे लिखेंगे ड्यू टू दिस रिपल्शन, ड्यू टू दिस रिपल्शन अट्रैक्शन ऑन, due to this repulsion attraction on outermost electron decreases। होगा कि नहीं? outermost electron decreases। yes, अगर repulsion बढ़ेगा तो attractions on outermost electron घटेगा कि नहीं? yes। so इसी में करेंगे continue। so this decreased attraction, so this decreased attraction are called effective nuclear charge। अब पढ़े एक बार रीड करो और ज़रा बताओ समझ में आती लैंग्वेज के नहीं? यही तो है। जितना नेट अट्रैक्शंस में डिक्रीजमेंट हो रहे हैं उसी को क्या बोल रहे हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दो फैक्टर पर वेरी कर रहा है, एक किस पर? अट्रैक्शंस पर, और दूसरा रिपल्शंस पर। समझ में आता? अब जरा आगे हम देखेंगे और दूसरी डेफिनेशंस और लिख लो। और लिखूंगे कि इट्स रिप्रेजेंट, इट्स रिप्रेजेंट net attraction, it's represent net attraction on outer shell electron। why? nucleus are called Z effective। yes, ठीक है भाई। तो सिंपली क्या है कि आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन पर नेट अट्रैक्शंस निकालने अपना काम हो जाएगा। नेट अट्रैक्शंस निकालना अपना काम है। तो जरा बता, यहाँ से अगर हम फॉर्मूला डेराइव्ड करें, देखो भाई फॉर्मूला होता कुछ नहीं है, डेराइव्ड करें तो हम ये लिख सकते हैं कि नेट अट्रैक्शन, कि नेट अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, नेट अट्रैक्शंस ऑन इलेक्ट्रॉन, ये निकालना मेरा पर्पस है, नेट अट्रैक्शंस। तो नेट अट्रैक्शंस ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे?
आपको अभी डायग्राम दिखाया गया था, ये सेंटर है, ये सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है। ज़रा देखो, ये इलेक्ट्रॉन मैंने फिक्स कर लिया आउटर सेल्स का, इस पर क्या निकालना चाह रहा हूँ, नेट अट्रैक्शन। तो ऑब्वियसली अगर नेट अट्रैक्शन चाहिए तो यहाँ दो फोर्सेस हैं, एक फोर्सेस क्या है, ये कौन सा फोर्सेस है, अट्रैक्टिव फोर्स। बोलो भाई, ये अट्रैक्शन है या अट्रैक्टिव फोर्स है। और बाकी इस पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एट द सेम टाइम क्या कैरी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम क्या लगा रहे हैं, ये रिपल्सिव फोर्स। ये क्या है आपका, रिपल्शन, रिपल्शन। क्लियर है, दो फोर्सेस आ गए। अब चूंकि ये फोर्स क्या है, डोमिनेंट है, ये क्या है, डोमिनेंट है। अगर ये डोमिनेंट है तो इसमें से ये क्या हो जाएगा, लेस। अगर लेस हो गया तो क्या मिल जाएगा, नेट अट्रैक्शन। यही निकालना पर्पस था। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ फॉर्मूला में कि भाई नेट अट्रैक्शन हम कैसा निकालेंगे कि अट्रैक्शन, कैसे कि अट्रैक्शन क्या कर दें, अट्रैक्शंस में माइनस कर दें किसको, रिपल्शंस। समझ में आ गया ये चीज़। अट्रैक्शंस में मैं ही जो अट्रैक्टिव फोर्स है या जो अट्रैक्शंस है इसी में से मैं माइनस कर रहा हूँ रिपल्शंस, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट है। समझ में आ गया, यहाँ तक नोट करेंगे। देखिए भाई, एक्चुअली केमिस्ट्री के टर्म में इस अट्रैक्शंस को जरा बताओ किससे रिप्रेजेंट करना चाहिए। अभी तो बताएं, जेड से, बहुत अच्छे है ना। अभी तो लिखा है थे न्यूक्लियर चार्ज का मीन्स क्या था, अट्रैक्शंस ऑन इलेक्ट्रॉन, और सभी इलेक्ट्रॉन की बात करता है वो। तो इस अट्रैक्शंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, जेड से। अब ये स्टैंडर्ड है। रिपल्शंस को यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, जिसको हम बोला करते हैं शील्डिंग, शील्डिंग कोस्टेंट है ना, या स्क्रीनिंग कोस्टेंट। अभी ये चीज़ें हम सीखेंगे है ना। अभी जान लो कि केमिस्ट्री के टर्म में जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन का, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। जैसे हम अट्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड से, मतलब प्रोटॉन का एक सिंबल है जेड। ऐसे इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को किससे हम डिनोट करेंगे, है ना, सिग्मा से। क्लियर है भाई। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ही क्या कहलाता है, शील्डिंग। ये देखेंगे हम बहुत नियर, बहुत क्लोजली देखने जा रहे हैं। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, सिग्मा से। रिपल्शंस को क्या मान लेंगे हम, वो फॉर्मूला बेस अभी देख लेंगे। देखो जरा, तो यहाँ से हम ओवरऑल कहाँ पहुँच चुके हैं, जरा देखना। यस, तो भाई नेट अट्रैक्शंस का सिंबल क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव। यही तो है, नेट अट्रैक्शंस का मीनिंग क्या है, जेड इफेक्टिव। और अट्रैक्शंस का मीनिंग क्या है, जेड। और रिपल्शंस का मीनिंग क्या है, सिग्मा। तो यहाँ से ये आपका क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। किसके लिए, नेट अट्रैक्शंस के लिए, या जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला बन गया। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, रिपल्शन। रिपल्सिव फोर्स या रिपल्शन। और जेड क्या है, अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स। और मैं इसको देखिए आसान करने के लिए इसको मैं लिखता हूँ सिग्मा को इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ज़्यादा बेटर तो यही है ना। रिपल्शन कौन सा रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन के बीच। तो ऑब्वियसली सिग्मा का मीन्स है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब जरा बता, अगर मैं सिंपली आपसे ये पूछ लूँ, आगे की चीज़ पूछ रहा हूँ, अभी इतना पढ़ाया बट आगे की पूछना चाह रहा हूँ। किसी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्शंस बढ़ेगा। सेम चार्ज बढ़ा रहे हो तो रिपल्शंस बढ़ेगा ना। कौन सा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। और ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस ही क्या है, सिग्मा। अगर हम क्या बढ़ाएं, प्रोटॉन बढ़ाएं, है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करें तो क्या बढ़ेगा उसका, है ना। तो जरा यहाँ अगर हम फैक्टर की बात करें, आप फॉर्मूला से भी जा सकते हैं
कि इफ़, अगर हम यहाँ से देखें कि इफ़ जेड इंक्रीज्ड, अगर हम जेड बढ़ा दें तो जेड का मीन्स क्या है, अट्रैक्शन है ना। तो अट्रैक्शंस बढ़ा दिए, जबकि हमने कोस्टेंट क्या माना हुआ है ना, रिपल्शन। सिग्मा को कोस्टेंट कर लिए, क्या बढ़ा रहे हैं, जेड। क्या बढ़ा रहे हैं, प्योरली जेड बढ़ा रहे हैं। तो जरा बता, अट्रैक्शंस बढ़ेगा ना तो नेट अट्रैक्शंस भी तो बढ़ेगा। तो अगर जेड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मैं ये बोल सकता हूँ कि जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज कर जाएगा। बोलो भाई। दूसरा क्या है, अगर दूसरा हम ये देखें कि सिग्मा बढ़ाएं, सिग्मा का मीन्स रिपल्शन है ना। आप फॉर्मूला ऐसा लर्न नहीं करोगे जेड माइनस सिग्मा, कैसा करोगे, अट्रैक्शंस माइनस रिपल्शंस, ये ज़्यादा बेटर है। और जेड इफेक्टिव का मीन्स नेट अट्रैक्शन, ये तीन वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब जरा बता, रिपल्शंस बढ़ा दिए तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो आपका जो जेड इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा कि नहीं, कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मान लिया जाएगा और ये इसके इनवर्स मान लिया जाए, यही तो है। अगर ये बढ़ेगा तो इसको कम होना पड़ेगा कि नहीं यार, कम तो होना पड़ेगा ना। अब देखो जरा यस, चलिए इन सबको और आगे समझाने से पहले मैं थोड़ा डिफाइन करूंगा अब सिग्मा को, सिग्मा के बारे में थोड़ा आइडिया हो तब और आगे हम बात करेंगे। तो ये यहाँ तक नोट कर लिया, नहीं किए तो कीजिए जरा। बोलो, हो गया। तो चलो एक सिंपली मैं चलो यहीं एक एग्जांपल लेकर के क्लियर कर दूँ, समझा देता हूँ। हाँ भाई देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लिया हूँ और अच्छे से समझना। हमारे पास, ठीक है, ए कोई एटम है ना, ए क्या है, कोई एटम, क्लियर है। अगर ये न्यूट्रल है तो ये तो तय है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, ये तो आपको बताया हुआ है पहले। अब मैंने इसको क्या कर दिया, ए माइनस एनाइनिक बना दिया, उसके बाद A-2 बना दिया, S A-3 तक लेकर के चला गया। ठीक है भाई। अब इसमें देखना कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो एक्चुअल क्या हो रहा है। देखो भाई, जो आपका जेड है वो तो कांस्टेंट है, अरे है कि नहीं, क्या बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जेड तो कांस्टेंट है ना। देखिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि एटम के अंदर अगर एटम को चार्जेबल करना है तो किसके थ्रू कर सकते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन तो फिक्स है ना, उसको निकाला जा सकता है ना डाला जा सकता है, वो फिक्स हो गया। या तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो रहे होंगे या ज़्यादा हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन को डालना भी आसान और निकालना भी आसान। तो अगर ये कोई एटम है तो इसके लिए जेड क्या है, कांस्टेंट है ना, यही तो है। अगर जेड कांस्टेंट है तो इधर से इधर मूव करने पर क्या बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो है। इधर से इधर मूव करने पर क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, यही तो मैसेज दे रहा है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो आप बोलेंगे सर सिग्मा भी बढ़ रहा है, यस। क्योंकि क्या है सिग्मा का मीन्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सिग्मा बढ़ेगा। अब जरा बता, अगर सिग्मा बढ़ गया और ये कांस्टेंट है, आप फॉर्मूला से जा सकते हैं, आप फॉर्मूला से जा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई, कि जेड इफेक्टिव डेट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट, यही तो है। बट ये क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर ये इंक्रीज कर रही है तो ये क्या करेगी, डिक्रीज। बोलो, इसका मीन्स जब हम यहाँ से इधर मूव कर रहे हैं तो जेड कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो सिग्मा बढ़ा, और सिग्मा बढ़ा तो आपका जो है जेड इफेक्टिव वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समझ में आता है ये चीज़। दूसरा देखो, यही देखो सेकंड, सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड एग्जाम्पल में हम लिए हैं एज इट इज सेम, ए न्यूट्रल, ए पॉजिटिव 2 और ए पॉजिटिव 3। हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं फिर से,
अगेन जेड क्या है, फिर से कांस्टेंट है, बोलो भाई। बट सिग्मा इधर से इधर मूव करने पर क्या हो रहा है, कम। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए सिग्मा भी कम होगा। तो अगर सिग्मा कम हो गया तो इधर से इधर मूव करने पर क्या जेड इफेक्टिव बढ़ा, बढ़ रहा है ना जेड इफेक्टिव, बोलो भाई। यस, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, बिकॉज आप फॉर्मूला से जा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, जेड माइनस सिग्मा, ये तो भाई कांस्टेंट है, बट ये क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब एक कंक्लूजन यहाँ से निकल कर आ रहा है, बड़ा स्टार। क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि हमें अब जेड इफेक्टिव निकालने के लिए ये चीज़ें नहीं करना है, हम शॉर्ट एकदम देख करके बता सकते हैं। देख के क्या बता सकते हैं, देखो मैं लिखा दूंगा वो चीज़, बट अभी ज़रा देखो, ऐसे ही मैं पूछ लूँ, ऐसे ही पूछूँ आपसे, मैंने आपको क्वेश्चंस करने के लिए दिया कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव फॉर गिवन एलिमेंट्स एज। गिवन एलिमेंट्स क्या हैं कि ओ माइनस टू, ओ प्लस टू और ओ माइनस वन। ठीक है, तो क्या अरेंज करना है, जेड इफेक्टिव का इंक्रीजिंग ऑर्डर कर सकते हो ना। सबसे ज़्यादा बताओ जेड इफेक्टिव किसके लिए आएगा, प्लस वाले के लिए आएगा कि नहीं, और प्लस चार्ज भी क्या होना चाहिए, मैक्स, है कि नहीं। उसके बाद किसके लिए आएगा, ओ प्लस वाले के लिए। उसके बाद किसके लिए आएगा, न्यूट्रल के लिए। उसके बाद किसके लिए आएगा, -1, और उसके लिए कितना आएगा, -2, क्योंकि इन सभी के लिए जेड कांस्टेंट है। तो सिग्मा सबसे ज़्यादा इसके लिए होगा कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और सिग्मा सबसे कम किसके लिए होगा, इसके लिए होगा कि नहीं। क्यों बोल पा रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है जबकि जेड कांस्टेंट है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ अब फाइनली इन शॉर्ट ये बोल सकता हूँ कि जेड इफेक्टिव डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो भाई, यही होगा ना, जेड इफेक्टिव डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, और इनवर्स टू क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, बट किसके लिए ये बॉक्स होगा, ये बॉक्स तब अप्लाई होगा जब जेड क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये देखेंगे ये बॉक्स मैं लिख सकता हूँ कि फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन, है ना, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन, ब्रैकेट में लिखेंगे कि सेंट्रल एटम मस्ट बी सेम। अभी ऐसे लिख लें, मैं क्लियर कर दूंगा, Ca मस्ट बी सेम, सेंट्रल एटम मस्ट बी सेम। अब इन चीज़ों को और अभी हम आगे देखेंगे। खैर चलिए, ये इतना हो गया। अगर इतना हो गया तो हम आगे और कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जरा आगे लिखेंगे अब शील्डिंग, इसको पहले पढ़ना है, फिर और हम है ना इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे जा करके। पहले इसको पढ़ना अब ज़रूरी है थोड़ा सा। सिग्मा का मीनिंग क्या है, सिग्मा का मीनिंग है शील्डिंग। शील्डिंग या कभी कभी इसी को बोला जाता है स्क्रीनिंग, और इनके पीछे लॉजिक है बोलने का, वही लॉजिक मैं समझाऊंगा। शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। सिग्मा को क्या बोला जा रहा है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है ये। तो सिग्मा क्या है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब हेडिंग डालेंगे, ठीक है, कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग ऑब्लिक स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, कौन सा इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग। यस, चलो इसमें एक लाइन पहले लिख लेंगे, फिर मैं समझाता हूँ। लाइन लिखेंगे पहले
कि इनर इलेक्ट्रॉन will work, inner electron will work as shield oblique screen, inner electron will work as shield oblique screen around the nucleus. So around the nucleus, so its effect are called shielding oblique screening effect. ठीक है भाई। अब इसी को आपको समझना है, जो आप लैंग्वेज में लिखे हैं वो आपको समझना है सिर्फ। अब देखो भाई, ये आपका सेंटर है, ठीक, ये आपका सेंटर है, और ये क्या है, सेल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है, ठीक। इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है कि इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करना है, सिंपली कहने का मतलब ये है, ठीक। एक डायग्राम में फ्री डायग्राम बना लूँ। ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, और भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक। बोलो। अब देखो, नाम में बहुत कुछ छुपा है। हमने क्या लिखा है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, और लैंग्वेज में क्या लिखा है कि इनर इलेक्ट्रॉन विल वर्क एज शील्ड और स्क्रीन अराउंड द न्यूक्लियस। आओ भाई, यहाँ देखो, ये आपका सेंटर है, ये वाले जो शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड एक शील्डिंग या एक कवरिंग कर रहे हैं, यही तो है, एक स्क्रीन बना रहे हैं। इन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को देखो, एज इट इज सेम क्या कर रहे हैं, इसके अराउंड एक स्क्रीन सा बना रहे हैं। बट ये स्क्रीन किसके लिए बना रहे हैं, ये जो आउटर सेल्स का जो इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यही तो। किससे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज से, यही तो है। न्यूक्लियर चार्ज से ये प्रोटेक्ट हो रहा है ना, किसके थ्रू प्रोटेक्ट हो रहा है, जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन हैं, कैसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड एक स्क्रीन प्रिपेयर करके। अगर सपोज डैट एक सिंपल देख यार, ये सेंटर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहा हूँ ओनली, तो यहाँ न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा है, ओनली अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो इस केस में अट्रैक्शंस मैक्स है, ये बोल सकता हूँ कि इस केस में नेट अट्रैक्शंस इज इक्वल टू जेड, सिग्मा तो जीरो है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ अट्रैक्शंस मैक्स है कि नहीं, यस, नेट अट्रैक्शंस भी मैक्स है। अगर नेट अट्रैक्शंस मैक्स है, जरा बता, अगर मैं इसमें इनर सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दूं, तो ये जो अट्रैक्शंस था अब वीक पड़ गया, और ये जो अट्रैक्शंस वीक हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन के। इसका मीन्स जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन हैं वो किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन को, और किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज से सर। तो एक डेफिनेशन से एक और इसकी ये आ गई, किसकी, शील्डिंग इफेक्ट की, कि इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन विल प्रोटेक्ट आउटर सेल्स इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आ गया। तो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, इसको प्रोटेक्ट कराना, इसको प्रोटेक्शन देना। किससे प्रोटेक्शन देना भाई, न्यूक्लियर चार्ज से। इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन को मैं 1 बाय 1 रिमूव करता रहूं तो ये प्रोटेक्शंस वीकेस्ट होगा कि नहीं,
तो तभी तो लैंग्वेज मजा हो, तभी तो बोला हूं कि इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन विल वर्क एज क्या, विल वर्क एज स्क्रीन या शील्डिंग अराउंड द न्यूक्लियस। और इस इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। और अगर इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है। किससे प्रोटेक्ट हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज से। बोलो भाई, है ना। अगर ये जितने इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या इसका प्रोटेक्शन बढ़ेगा कि नहीं, यस। तो जरा बता, अगर ये जो शील्डिंग है या जो स्क्रीनिंग है, ये स्क्रीनिंग काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करने का, यही तो है। और अच्छे से समझो भाई, एक नेचुरल एग्जांपल दूं जो आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से। ये अपने पास फॉर एग्जांपल ये अपने पास क्या है, एक मैग्नेट है। क्या है, मैग्नेट। आपने बचपन में मैग्नेट देखा होगा, है ना। अब ये मैग्नेट है और इसके आसपास हम क्या रख दें, आयरन के पार्टिकल। ये क्या है, इसके आसपास आयरन पार्टिकल है। क्या होगा, क्या एक दूसरे के बिटवीन अट्रैक्शंस कैरी होगा कि नहीं। और ये आयरन पार्टिकल इस मैग्नेट के सरफेस पर जाकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि ये जो आपका मैग्नेट है, ये जो आपका मैग्नेट है, मैग्नेट, इस पर क्या हो गए, ड्यू टू अट्रैक्शंस आयरन के पार्टिकल आकर के क्या हो गए, चिपक गए, एक्यूमुलेट हो गए। जो भी सरफेस, फ्री सरफेस मिलेगी, जो क्या मिलेगी इनको, फ्री सरफेस, वहां करके एक्यूमुलेट कर जाएंगे। बोलो। तो ये आयरन पार्टिकल आराम से इसमें क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे। बट जरा देखना अगले केस में हम क्या कर रहे हैं, ये देखना अगेन। अगले केस में हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका मैग्नेट था, ये आपका मैग्नेट है और इस मैग्नेट को हमने क्या किया हुआ है, कवर्ड किया हुआ है। इस बार इस मैग्नेट को हमने क्या कर दिया, कवर्ड। किससे, किसी कपड़े से लपेट दिया। मैग्नेट को क्या कर दिया, उसके चारों साइड कवरिंग कर दिए, ठीक है। किसी कपड़े से उसको क्या कर दिए हैं, लपेट दिए हैं, कवर्ड कर दिए, ठीक है। ये क्या है आपका, क्लॉथ से, इससे हम इसकी कवरिंग किए हैं मैग्नेट की। फिर से हम इसको कहाँ लेकर के जा रहे हैं, आयरन पार्टिकल के पास, यही है ना। फिर से हम क्या कर रहे हैं, इसको आयरन पार्टिकल के पास लेकर के जा रहे हैं। अब जरा बता, आयरन पार्टिकल क्या उसी एफिशिएंसी के साथ चिपकेंगे कि नहीं, नहीं चिपकेंगे ना। क्या किए हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिए। किससे, कवरिंग से। किसके अराउंड, न्यूक्लियस के, मतलब मैग्नेट के। तो सेम थिंग है, इनर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अराउंड द न्यूक्लियस एक कवरिंग बना रहे हैं, एक शील्डिंग बना रहे हैं, इस स्क्रीन बना रहे हैं। किसको, प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर सेल्स इलेक्ट्रॉन को। किससे, न्यूक्लियर चार्ज से। तो ये न्यूक्लियर चार्ज, ये आउटर सेल्स का इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में कवरिंग, यही तो है। अगर ये कवरिंग हटा दूं तो ये इस पे क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम अप्लाई करेगा। अगर ये कवरिंग क्या करूं मैं, प्रिपेयर करूं, तो क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर क्या हो जाएगा, विकेस्ट हो जाएगा। अगर विकेस्ट हो जाएगा तो अब ये प्रोटेक्ट हो गया, किससे, इसके न्यूक्लियर चार्ज से। किसके थ्रू, कवरिंग के। तभी तो बोला है शील्डिंग, इसी को बोलते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये है इफेक्ट को, इस इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं कि जो आउटर सेल्स का इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियर चार्ज से क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये प्रोटेक्ट किसके थ्रू हो रहा है यार, है न्यूक्लियस के अराउंड जो क्या बन रही है, स्क्रीन किसकी, इलेक्ट्रॉन की। क्या बन रही है, शील्डिंग किसकी, इलेक्ट्रॉन की। मैक्सिमम आप इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने मतलब शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली सिग्मा बढ़ेगा, शील्डिंग बढ़ेगा। वो तो मैं ऑलरेडी पहले क्लियर कर चुका हूँ।
तो इनका एक्यूमुलेशंस वीक पड़ जाएगा कि नहीं। इसका मीन्स ये आयरन पार्टिकल प्रोटेक्ट हो गए किससे, मैग्नेट से, किसके थ्रू, इस कपड़े के, यही है ना। ऐसे हम क्या यहाँ बोल सकते हैं कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट हो गया किससे, न्यूक्लियर चार्ज के, किसके थ्रू, इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन के, ठीक है भाई। और इसी का इफेक्ट जो इस पर वीक हो गया, इनको क्या बोल रहे हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग। नाम में देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट। यार स्क्रीनिंग क्यों बोला, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों साइड क्या बनाया हुआ, स्क्रीन जैसा, शील्ड जैसा, तभी तो नाम रख दिया स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट समझ में आता, चलिए, है ना। तो जरा देखना, ये आउटर सेल्स का इलेक्ट्रॉन है, तो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे न्यूक्लियर चार्ज से। इसी प्रोटेक्शन को क्या बोल रहे हैं, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, है ना। या दूसरा स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये हो सकती है कि अराउंड द न्यूक्लियस क्या बना लेते हैं, इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस क्या बना लेते हैं, कवरिंग, एक शील्डिंग, एक स्क्रीनिंग, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन के। और इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। कभी भूलोगे क्या, जब भी भूल जाओ तो मैग्नेट का एग्जांपल अपने माइंड में चलने देना, अब नहीं भूलोगे ना। हाँ, यही फ़ायदा होता है जब हमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं, फील होने लगती हैं। विजुलाइज पढ़ने का अपना लॉजिक ही अलग है। रटने में बिलीव नहीं यार। अब इसको तुम कैसे भी घुमा सकते हो। कोई डिफाइन करने के लिए बोले सेकंड में डिफाइन कराओगे, कौन सी बड़ी बात है। ये फील हो गया, आपको नज़र आ गया। आपको पता है जब हम मूवी देखने के लिए जाते हैं सिनेमा हॉल में, तो एक्चुअली क्या होता है, 3 घंटे का मूवी होता है यार। और 3 घंटे का मूवी जब हम देख करके बाहर निकलते हैं ना, तो एज इट इज़ सेम रिपीट कर सकते हैं उसकी लाइन टू लाइन कि किसने क्या बोला था, है ना, विजुअल है वह। और दूसरा आपका कंसंट्रेशंस भी हाई पावर का होता है आप विद कंसंट्रेशंस बैठे होते, कंसंट्रेशंस बिल बढ़ गया एक, और दूसरा चीज़ें नज़र आती हैं प्रैक्टिकली, तो वो कभी लाइफ टाइम नहीं भूलते। एक बार देख लिया सफिशेंट, कितने साल के बाद भी एज इट इज़ पूरी कहानी सुना दोगे स्टोरी। लेकिन जब लेक्चर हम ले रहे होते हैं पढ़ाई के दौर में हम होते हैं, तो पहली डेफिशिएंसी अपनी यही होती है कि चीज़ें नज़र नहीं आती। और दूसरा ये हो सकता है कि हम कंसंट्रेट हो ही ना, कॉन्शियस ही ना हो, है ना। तो चीज़ें अगर नज़र आने लगती हैं तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। आप इधर से पकड़ें या उधर से, आपके आंसर आने लगते हैं। अब देखो यही एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर लिखाऊं, है ना। आज तक आई थिंक अगर आपने देखा होगा तो आपने उस ऑर्डर को रटा होगा, आई थिंक शायद। रटना कुछ नहीं है, मैं पहले ही बोला हूँ। तो एक ऑर्डर होता है कि सिग्मा का जो मतलब शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर सबसेल। जैसे सबसेल क्या होती है, एस, पी, डी और एफ, है ना। यहीं तक हम बात करते हैं, वो आपको पता है GH तक भी जा सकते हैं। लेकिन इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली चीज़ है, वो बहुत बार पूछता है और इम्पोर्टेंट है अगेन। तो हमने ऐसा रटा हुआ है कि एस का सबसे ज़्यादा है, पी का सबसे कम, और एफ का सबसे कम, ऐसा रटा हुआ है हमने कि भाई इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो बॉक्स में डाल के हम आराम से याद कर लेते हैं, लेकिन याद नहीं करना। अब आप आराम से आप शील्डिंग को समझ पाते हैं। अब शील्डिंग को क्या करते हैं, समझ पाते हैं ना। इसके लिए तो उतना मेहनत किया था शील्डिंग को समझाने के लिए कि ये रटना ना पड़े। अब जरा बताओ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस ऑर्डर को, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो भाई, थोड़ा सा आइडिया आपको होगा, आप 12th पास हैं, तो मानता हूँ कि ये एस सबसेल है, एस सबसेल, और ये आपका है पी सबसेल। इनके बारे में मैं और भी आइडिया दिया हूँ। ये आपका है डी सबसेल और ये आपका है एफ सबसेल, है ना। ये मैं बता दिया हूँ कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। तो ऑर्बिटल जस्ट उसका हाफ, है ना। ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा
और इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें 5 और इसमें 7 ऑर्बिटल, है ना, ये जानते हैं आप। एल की वैल्यू भी मैं दिखाया था, वो जानते हैं आप। ठीक, अब क्या समझाना चाह रहा हूँ, जनरली मैं आपको ये बताया था कि आप जानते होंगे कि इसका जो शेप होता है एस सबसेल का वो होता है स्फेरिकल। क्या होता है? स्फेरिकल। इसका जो शेप होता है एक्चुअली वो क्या होता है? स्फेरिकल। और इसका जो शेप होता है वो क्या होता है? डम्बल शेप। और इसका क्या होता है? डबल डम्बल शेप। और इसका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है तो होता है ना, ये रीज़न है एक, मैं आपको पहले भी बताया था कि ये शेप एक एज्यूम की गई चीज़ है, एक रीज़न है सिर्फ। रीज़न क्या है? जैसे है ना कि मान लीजिए स्टूडेंट की क्लास में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है ना, तो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल, जहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। और वो इलेक्ट्रॉन कैसे रीजन में है, ये भी तो होगा ना, कोई रीज़न तो होगा ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलता है तो किस शेप में मिलता है या कैसे रीजन में मिलता है, उस रीजन को क्या बोला जाता है? सब सेल। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रीजन में है जो किसके शेप में है? स्फेरिकल, है ना, तो उसको क्या बोल दिया? एस सब सेल नाम दे दिया, है ना। ऐसे रीजन में तो जो डम्बल शेप था तो पी दे दिया, डबल डम्बल। और जिसका कोई रीजन नहीं, कॉम्प्लेक्स था बहुत, उसको क्या बोल दिया? एफ सब सेल। जैसा आपको पता है कि आप कैसी क्लास के अंदर बैठे हैं, स्क्वायर शेप, हो सकता है सेकंड क्लास पास में हो, उसका शेप कैसा कर दूं? राउंड अप, है ना, मतलब स्फेरिकल। तो अब स्टूडेंट कैसे रीजन में पाया जा रहा है? स्फेरिकल रीजन में। समझ में आता? तो ये रीजन है सिर्फ। बट इम्पोर्टेंसी क्या है जरा देखो, इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है? ये क्या है भाई? स्फेरिकल। ये क्या है भाई? डम्बल शेप। ये क्या है भाई? डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप। और ये है कॉम्प्लेक्स। समझ में आता? अब जरा बताओ सिंपल, यस, जब हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं? ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, तो जो सरफेस एरिया है किसका? सबसेल का, या जो डिफ्यूज़न है सबसेल का, वो ये बताओ ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? इंक्रीज कर रहा है ना यार, साइज इंक्रीज कर रहा है, डिफ्यूज़न एरिया इंक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, यही तो है इसका मीनिंग। मतलब थोड़ा फैला हुआ, विस्तृत एरिया, है ना, डिफ्यूज्ड, फैला हुआ, तो ये मैक्सिमम डिफ्यूज्ड है कि नहीं? और ये कंसंट्रेटेड है, कहने का मतलब ये है। और ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है कि साइज बिग होता जा रहा है, जो आपका साइज है वो भाई इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? बता, ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज कर रहा है। अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका डिफ्यूज़न एरिया है वो भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, डिफ्यूज हो रही है ना, सेल्स क्या हो रही हैं? डिफ्यूज्ड, बढ़ती जा रही हैं। या मैं ऐसा बोलूँ कि जब हम इधर से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो साइज है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कंसंट्रेटेड होती जा रही है सेल, नियर अबाउट आती चली जा रही है सेल, यही तो है इसका मीनिंग। अब जरा बताओ, यस, ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है, ठीक है। ये सेल क्या है? हाईली कंसंट्रेटेड है। ये सेल इसकी कंपेयर में डिफ्यूज हो गई, ये सेल और ज़्यादा डिफ्यूज हो गई, और ये हाईली डिफ्यूज्ड है, ये डिफ्यूज़न बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो, मैं सिंपली पहले एक लॉजिकली समझा दूं। मैं सेंटर हूँ, एटम का सेंटर हूँ, ठीक है भाई। आप आउटर सेल्स इलेक्ट्रॉन हो, समझते रहे ना। और ये बीच में कोई वेरियर है, मतलब स्क्रीन है, ये शील्ड है। अब मैं आपको जैसी लेक्चर डेरिवेट कर रहा हूँ तो मैं आप पर क्या लगा रहा हूँ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। इसी से आप पोलराइज बैठे हैं, इसी से इंड्यूस हो रहे हो ना। अब ये मेरा लेक्चर क्या करना हो? इनहिबिट करना हो, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आप पर कम करना हो,
तो आप क्या करोगे, यहाँ कोई पर्दा डाल दो, पहले वो बता रहा हूँ वो कहानी, और ये पर्दा जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतना ज़्यादा मेरा लेक्चर आप तक डिलीवर्ड नहीं होगा, लेकिन यही पर्दा क्या होने लगे, डिफ्यूज्ड। तो इसका मीनिंग समझ रहे हो कि मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप पर अप्लाई होने लगेगा अगर ये डिफ्यूज्ड हो जाए तो। समझ में आता? समझ में आने का और अच्छे से समझिए कि एक पर्दा लिए उसकी हम लेयर बना लिए 10 लेयर, 10 लेयर से एक सिंगल स्टूडेंट और मेरे बीच में वो लगा दी जाए तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया कि नहीं? अब लेयर हटा रहा हूँ मैं, मतलब उसका साइज बढ़ा रहा हूँ, तो लेयर क्या होने लगेंगी, विकेस्ट, मतलब मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा कि नहीं? तो यही वजह है कि जब डिफ्यूज़न बढ़ेगा, जब डिफ्यूज़न बढ़ेगा तो जो आउटर सेल्स का इलेक्ट्रॉन है तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा कि नहीं? मतलब शील्डिंग क्या होने लगेगी, कम। यही तो है। देखो और अच्छे से समझो, अभी बताता हूँ ये चीज़। देखो भाई, ये सेंटर है, ठीक है, किसके केस में खड़े, एस सब सेल के। एस सब सेल के केस में अगर हम खड़े हैं तो एस सब सेल क्या होती है, कंसंट्रेटेड होती है। क्या होती है, कंसंट्रेटेड और स्फेरिकल, ये तो माना गया। तो वो इस न्यूक्लियस को इसके जो अराउंड शील्डिंग बनाएगा एस सब सेल, या इसके अराउंड तो स्क्रीन बनाएगा, वो हाईली टाइट बनाएगा कि नहीं? क्योंकि ये खुद शेप में क्या है, कंसंट्रेटेड है। अगर ये खुद कंसंट्रेटेड है तो जरा बताइए, एस सब सेल मान लिया मैंने, एस सब सेल ये हाईली खुद कंसंट्रेटेड है। अगर ये हाईली कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसका साइज कम है। अगर साइज कम है तो ये हाईली कंसंट्रेटेड है, और जितनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगी तो ये क्या करेगी, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या इसको प्रोटेक्ट कर पाएगी कि नहीं? कर पाएगी कि नहीं? यस। अब हम किसके केस में हैं, पी सब सेल के। पी सब सेल का साइज इससे बढ़ गया। अगर साइज बढ़ गया तो इसका मीनिंग क्या है कि कंसंट्रेशन कम हो गया, मतलब डिफ्यूज़ हो गई। अगर ये डिफ्यूज़ हो गई, फैल गई, उतनी कंसंट्रेटेड नहीं रही, तो इसका मीनिंग यही हुआ ना कि यार ये क्या करेगी, अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को उस हिसाब से कैरी नहीं कर पाएगी जो एस सब सेल कर रही थी। मतलब इस केस में न्यूक्लियस इस पर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अप्लाई कर ही देगा। समझ रहे हैं डिफ्यूजन? तो इसका मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्रोटेक्शंस किसने दिया, एस ने। उसके बाद किसने दिया, पी ने। अब डी के केस में चलें, डी तो इससे भी क्या है, डिफ्यूज्ड है। अगर डी इससे भी डिफ्यूज्ड है तो इसका मीनिंग कि ये इसका प्रोटेक्शंस और वीकेस्ट हो गया इस केस में। तो यार तो इसका मीनिंग क्या होगा, डी, और ये तो कॉम्प्लेक्स है, एफ का जो प्रोटेक्शंस है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल। मतलब एफ तो प्रोटेक्ट कर ही नहीं पा रही है। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शंस कौन दे पा रही है, एस सब सेल, बोलो। और सबसे कम प्रोटेक्ट कौन कर पा रही है आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन को, एफ। रीज़न क्या है, उनका साइज, उनकी कंसंट्रेशंस। यही तो है, वो कितनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं। समझ रहे हैं? मैग्नेट पे चले जाऊँ, सारी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। मैग्नेट को हम कवर करें 1 बाई 1, अगर हम ऐसे क्लोज ऐसे मतलब कपड़े से उसको कवर करें जो हाईली कंसंट्रेटेड हो, तो आयरन पार्टिकल बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। अब यही, अब हम इसको क्या करें, डिफ्यूज़ करें कपड़े को, समझ रहे हैं? तो आयरन पार्टिकल के चांस हैं एक्यूमुलेट होने के, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो कम हो चुकी है। यही तो है। तो अब ऑर्डर समझ में आ गया। एस का सिग्मा क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ सब सेल। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा रीज़न वाला कि भाई उसने लिखा कि शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एस सब सेल इज मैक्स, सही बात है। रीज़न लिखा ड्यू टू, रीज़न लिखा कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एफ सब सेल, सही बात है। और इसको ये सेटिस्फाई भी कर रही है, सही बात है यार। इसी वजह से तो क्या है, इसका सिग्मा ज़्यादा है, शील्डिंग ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज कम है। साइज कम होने की वजह से क्या हुई, कंसंट्रेटेड हुई। उसने बोला कि
नेग्लिजेबल इफेक्ट ऑफ शील्डिंग इज एफ सब सेल। सही बात है, यस सर नीचे है ना। उनने रीज़न दिया ड्यू टू हाईली डिफ्यूज्ड। सही बात है, अगर हाईली डिफ्यूज्ड है उसी की वजह से तो इसका शील्डिंग पुअर है। बोलो भाई। यस तो अब ये रटोगे, है ना। ऐसा रीज़न वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ आजकल आ रहे हैं, इसलिए मैं उतना समझाया हूँ, बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए एस का ज़्यादा होने का रीज़न क्या है और सबसे कम एफ का होने का रीज़न क्या है। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। चलिए, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शंस दे रही है आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद पी, उसके बाद डी, और सबसे कम प्रोटेक्शंस कौन दे रहा है? एफ सब सेल। और इसी प्रोटेक्शंस को नाम दिया गया था शील्डिंग या स्क्रीनिंग, इसी को तो बोला गया था। ठीक है, तो ऑर्डर याद आ गया? यस। चलिए, यहाँ से हम देखना चाह रहे हैं भाई, अब मैं वो चीज़ और आगे समझाना चाह रहा हूँ, ज़रा देखना। मैं कुछ एग्जांपल लेकर के एग्जैक्ट बात करूँ। अपने पास फॉर एग्जांपल ये है कि एक है Na+, एक है Mg+2 आयन, एक है एल्युमिनियम +3 आयन, एक है ऑक्सीजन -2 आयन। ठीक है भाई। सबसे पहले अगर हम इन सभी में इलेक्ट्रॉन को निकालें तो निकाल सकते हो ना, इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो ना भाई इन सभी में। कैसे काउंट करोगे? न्यूट्रल का पता है, जितने लिए हैं ऐड कर देंगे। सोडियम न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। जेड के बराबर होंगे ना यार, जेड तो पता है, और जेड नहीं पता तो लगा दो मैजिक नंबर, पता हो जाएगा। तो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज़ कर दिया। इसके न्यूट्रल में 12 होते हैं, 2 लूज़ कर दिए, 10 हो गए। ये क्या होता है? 13 होता है इसका जेड, 3 लूज़ कर दिए हैं, 10 आ गए। इसका न्यूट्रल का कितना होता है? 8 होता है, 2 ले लिए, 10 हो गए। मतलब सारे के सारे क्या हैं? 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। क्या है सारे के सारे? 10 इलेक्ट्रॉन। और ऐसी स्पीसी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हों उनको क्या बोला जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। तो इनको मैं नाम दे सकता हूँ, ये क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। समझाना क्या चाह रहा हूँ बहुत समझ। देखो भाई, मैं इनको अरेंज कर लूँ थोड़ा इस सीक्वेंस में। O-2, उसके बाद Na+, उसके बाद मैग्नीशियम +2, उसके बाद एल्युमिनियम +3। एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया ना। समझाना क्या चाह रहा हूँ बहुत। एक जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं, इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है सभी में। तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। सभी में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो रिपल्शंस भी तो सेम होगा सभी में। और यही है ना, इलेक्ट्रॉन बराबर तो सिग्मा बराबर। तो सभी के लिए सिग्मा क्या है? कांस्टेंट है। बोल भाई। पहले केस में मैं क्या कांस्टेंट किया था? जेड। अब क्या कांस्टेंट कर रहा हूँ? सिग्मा। क्योंकि सिग्मा का मीन्स है यार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा सिग्मा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बराबर सिग्मा बराबर। अब एक्चुअली हो क्या रहा है? जेड चेंज हो रहा है ना। जेड तो चेंज हो रहा है ना। जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो क्या जेड इंक्रीज हो रहा है? करें। इसका कितना होता है? 8, इसका 11, इसका 12, इसका 13। तो इधर से इधर मूव करने पर, इधर से इधर मूव करने पर जेड इंक्रीज हो रहा है। बोलो भाई। अगर जेड इंक्रीज हो रहा है तो जरा बता, इधर से इधर मूव करने पर जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। आप फॉर्मूला से चले जाएं, फॉर्मूला क्या बोलता? जेड इफेक्टिव डेट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ये चीज़ इस बार क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव यही आ जाएगा कि नहीं? बता, क्लियर है? इसका मीन्स जो हम बॉक्स बनवाए थे तो वो किसके लिए वैलिड है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए भी वैलिड है। और दूसरा किसके लिए वैलिड है? डिफरेंट टाइप ऑफ आयन। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन
व्हेन सेंट्रल एटम मस्ट बी सेम। देखो जरा, तो अब मैं वो बॉक्स फिर से बना सकता हूँ। देखो भाई ये चीज़ समझ में आई, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट क्या है इसका कि जेड इफेक्टिव डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। यही तो है भाई, पॉजिटिव चार्ज देखो बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और इनवर्स टू क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। क्लियर है, इनवर्स टू निगेटिव चार्ज। और ये वाला बॉक्स कहाँ कहाँ अप्लाई करोगे, अब चूँकि अब ये केस भी हम समझ लिए हैं, तो ये वाला जो केस है कि ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी ऑब्लिक क्या लिखोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन व्हेन सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम मस्ट बी सेम। डिफरेंट टाइप के आयन बहुत हो सकते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या लगा दी, सेंट्रल एटम मस्ट बी सेम। तो अपना इस बॉक्स से डायरेक्ट काम चल जाएगा, क्या निकालने के लिए, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर निकालने के लिए। तो मैं भाई ये भी लिख सकता हूँ एक हेडिंग, फिर यहाँ से एक स्टैंडर्ड बना सकता हूँ। स्टैंडर्ड क्या है कि जेड इफेक्टिव के लिए क्या करना है, बढ़ते हुए ऑर्डर के लिए सबसे पहले उन स्पीसी को लाना है जो क्या हो, कैटायनिक हो। सबसे पहले क्या आएगा, कैटायन, यही तो है। सबसे पहले क्या आएगा, कैटायन, उसके बाद क्या आएगा, न्यूट्रल भी तो रह गई ना, एनायन तो सबसे पीछे जाने वाला है ना। तो कैटायन, उसके बाद कौन सी स्पीसी आएंगे, न्यूट्रल, और सबसे पीछे क्या जाएगा, एनायन। बोलो भाई, ये बॉक्स समझ में आ गया, कैटायन न्यूट्रल देन एनायन। इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम ले लें, आओ एग्जाम्पल। अपने पास है Fe+2 Fe+3, अपने पास है Na+, Mg+2, O-2, Si-, C-4, N-3। ठीक है, समझ गए ना हम क्या लिखना चाह रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव, ये अरेंज करेंगे गिवन एग्जांपल में। ठीक है, दूसरा देखो भाई, O-2, O-, O+2। नेक्स्ट MnO, MnO2, Mn2O7, N-3, N+, क्लोरीन प्लस। दुनिया भर के एग्जाम्पल हो सकते, कोई मतलब नहीं, मैं कुछ समझा। अब देखिए भाई, पहली बात तो आओ, करने से पहले आपको क्या देखना है, डिफरेंट टाइप आयन है, बट क्या है ना, इसमें और एक दो आयन और ऐड कर लूँ, Fe न्यूट्रल और ले लेता है ना, बट क्या है, सेंट्रल एटम सेम है, मतलब तो जेड इफेक्टिव डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्स टू निगेटिव चार्ज, पहले कैटायन उसके बाद न्यूट्रल देन एनायन। तो क्या पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा यही है, तो सबसे मैक्स जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो किसका होगा, Fe+3 का, उसके बाद Fe+2 का, और सबसे कम किसका होगा, Fe का। ये ऑर्डर आ गया इसमें। ये सारी की सारी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं, तो तब भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा यही है, तो इसका ऑर्डर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना सबसे ज़्यादा है जेड इफेक्टिव किसके लिए होगा, Mg+2 के, उसके बाद किसके लिए होगा,
है ना। तो पहले कैटायन आएंगे सारे के सारे, कैटायन आएगा कि नहीं, कैटायन आएगा, उसके बाद न्यूट्रल आने चाहिए, न्यूट्रल है नहीं, तो एनायन आ जाएंगे, और एनायन की चीज़ इन्वर्स है तो पहले ये आ जाएगा O-2, उसके बाद क्या आ जाएगा N-3, बोलो भाई, उसके बाद क्या आएगा C-4। मतलब ये इन्वर्स है ना और ये प्रोपोर्शनल है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो बढ़ेगा और निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो घटेगा। तो यहाँ निगेटिव चार्ज कितना है यार, 4 है ना, है ना, तो ये चीज़ इन्वर्स है, कर लोगे डायरेक्ट। अब यहाँ आओ, ये अगेन क्या है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के आयन हैं, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, तो पहले क्या आएंगे कैटायन, उसके बाद क्या आएगा न्यूट्रल, उसके बाद क्या आएगा एनायन। अब ये कंपाउंड दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अब हम क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बोल +2, ये मैं निकालना सिखा दूंगा, अभी लिख लो। इसका कितना आ जाएगा +4, इसका कितना आ जाएगा +7, ठीक है। एक्स मेथड लगाएंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, वो मैं समझा दूंगा, अभी फ़िलहाल ये समझ लें। तो फिर से क्या हो गया, सेम क्या है, सेंट्रल एटम सेम है और आयन अलग है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है चूँकि, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इसका बोलो फिर से सेम आ गया, है ना, क्या है, सेंट्रल एटम सेम है, डिफरेंट टाइप के आयन है। तो सबसे पहले कैटायन, न्यूट्रल, देन एनायन। तो कैटायन देखो, कैटायन यही है, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद एनायन। इनमें बताओ कैटायन, न्यूट्रल, एनायन, समझ में आ गया। चलो नोट, ठीक, आओ जरा, अब जरा बता, ये अपने पास फॉर एग्जांपल ये है, अभी लिया था मैंने, O-2 है, O- है, O न्यूट्रल है, और O+ है, O+2 है, इससे सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं, अच्छे से देखना, जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं ना, है ना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो सिग्मा कम होगा इधर से इधर जाने पर, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि इसका सिग्मा का ऑर्डर अरेंज करो इंक्रीजिंग, तो वो ये आएगा कि नहीं, ये सिग्मा का ऑर्डर आ जाएगा, समझ रहे हैं। अगर ये और इसके लिए अगर हम जेड देखें तो वो कांस्टेंट है, बोल, तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर निकाल सकते हैं इसके लिए। जेड इफेक्टिव, अरे ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसके रिवर्स एकदम। तो कभी वो सिग्मा का पूछ रहे तो घबराना नहीं है, सिग्मा का मीन्स है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। जैसे दूसरा एक एग्जांपल हम लिए थे कि एल्युमिनियम +3, मैग्नीशियम +2 और भाई सोडियम प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन -2 और भाई कार्बन -4, चलिए ये ले लीजिए। अब जरा बता, इधर से इधर जाऊं या इधर से इधर आऊं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट है, सभी में 10 है, सभी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है कि नहीं। तो इस बार सभी के लिए सिग्मा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब जरा बता, अगर ये कांस्टेंट है तो जेड तो इधर से इधर मूव करने पर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मीन्स जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, डाउन। तो फिर से वही ऑर्डर आ गया कि नहीं जेड इफेक्टिव का। तो कभी वो सिग्मा का पूछेगा, कभी जेड का, तो घबराना नहीं है, कर लोगे ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा। आओ हम एक्स्ट्रा आगे चल रहे हैं, जो मैं लिखाना चाह रहा हूँ पहले मैं वो समझा दूँ प्रैक्टिकली। अपना हेडिंग क्या है कि जेड इफेक्टिव फॉर इन ए पीरियड, के जेड इफेक्टिव इन ए पीरियड, ठीक है। हम पीरियड में जेड इफेक्टिव देखना चाह रहे हैं, ऐसे हम किस में देखेंगे, ग्रुप में, ठीक है भाई। पीरियड आप समझते हैं अब चीज़। अब जरा बताएं, इन ए पीरियड, कि इन ए पीरियड, अच्छे से देखना जो समझाना चाह रहा हूँ, रटना कुछ नहीं है। इन ए पीरियड, अगर हम पीरियड में हैं तो आपको पता है कि पीरियड में जेड क्या करता है, इंक्रीज, एक से इंक्रीज करता है। अब जरा बता, क्योंकि नेचुरल फॉर्म में अगर हम एलिमेंट्स देखें तो न्यूट्रल ही हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी प्रोटॉन है,
तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है और प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, यही तो है, यही है। कार्बन का जैसा कितना होता है 6, नाइट्रोजन का 7, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, यहाँ शिफ्ट हुए अगेन एक एक बढ़ गए दोनों, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन, तो एक एक से बढ़ते दोनों, पीरियड में दोनों बढ़ रहे हैं, जेड भी बढ़ रहा है और सिग्मा भी बढ़ रहा है। तो अब हम फाइनली जेड इफेक्टिव देखना चाह रहे हैं। सिग्मा तो बढ़ रहा है पीरियड में लगातार, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, है ना। ऊपर से नीचे आओ, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं मैजिक नंबर से, तो सिग्मा यहाँ भी बढ़ेगा। सिग्मा पीरियड में भी इंक्रीज करता और सिग्मा ग्रुप में भी इंक्रीज करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता। लेकिन हम क्या देखना चाह रहे हैं? जेड इफेक्टिव, कि वो क्या करता, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं ना, वो देखना चाह रहे हैं। आओ भाई, इन्हें पीरियड जेड जो इंक्रीज करता है वो कितने से करता है? 1 से, यही है, ठीक है भाई। अब जरा बता, आपने एक फॉर्मूला लिखा था जेड डेट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब ये प्रैक्टिकली डाटा है, ये भी बढ़ता है, सिग्मा भी बढ़ता है, ये भी तो बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली डाटा है। सिग्मा कितने से बढ़ता है? 0.35 से। कितने से बढ़ता है? 0.35 से। जेड कितने से बढ़ रहा है? 1 से। अट्रैक्शंस कितने से बढ़ रहा है? 1 से। रिपल्शंस कितने से बढ़ रहा है? 0.35 से। तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ा कि नहीं? और कितने से बढ़ा? 0.65 से। इतने से पीरियड में जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, यस। तभी तो रेडियस डिक्रीज करता है, वो देखेंगे हम रेडियस में। अब खैर सुनो, ये प्रैक्टिकली इतने से बढ़ता है, और कॉमन सेंस भी हमारा यही बता रहा था। क्यों बता रहा था? क्योंकि यार अट्रैक्शंस तो डोमिनेंट होता है ना, तो अट्रैक्शंस ज़्यादा बढ़ेगा रिपल्शंस की कंपेयर में। इसका मीनिंग आप समझते हो? इसका मीनिंग ये है कि ये कोई इलेक्ट्रॉन मैंने फिक्स कर लिया, अगर मैंने इस एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन डाल दिया, एटम इज़ न्यूट्रल, दोनों साथ साथ डाला, मतलब मान ले ऐसा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शंस बढ़ा, ओनली अट्रैक्शंस, वो कितने से बढ़ा? 1 से। तो रिपल्शंस भी बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ाए हो, बट रिपल्शंस कितने से बढ़ा? 0.35 से। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शंस कितना काउंट किए हैं? 0.35। 2 का कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। 3 का कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। टाइम्स में बढ़ाते चले जाएंगे ना। बट इस पर नेट अट्रैक्शंस कितने से बढ़ेगा? 0.65 से ना, क्योंकि अट्रैक्शंस कितने से बढ़ रहा है भाई? 1 से। रिपल्शंस कितने से बढ़ रहा है? 0.35 से। तो इस पर नेट अट्रैक्शंस कितने से बढ़ेगा? 0.65 से। और नेट अट्रैक्शंस अगर इतने से बढ़ा तो जरा बता कि इतने ही फोर्स से ये न्यूक्लियस की साइड शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं? फिर से नेट अट्रैक्शंस बढ़ गया तो फिर से शिफ्ट होगा कि नहीं? इसका मीन्स या अगर अट्रैक्शंस बढ़ेगा तो इसकी शिफ्टिंग न्यूक्लियस की साइड क्लोजर होगी, मतलब रेडियस डिक्रीज करेगी। अभी हम देखेंगे रेडियस होती क्या है, एक्चुअल मीनिंग बताएंगे तब और फील आएगा। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ कि जेड कितने से इंक्रीज कर रहा है? 1 से। सिग्मा कितने से इंक्रीज कर रहा है इन्हें पीरियड? 0.5। तो जेड इफेक्टिव ओवरऑल कितने से इंक्रीज कर रहा है? इतने से इंक्रीज कर रहा है इन्हें पीरियड। और ये लिख लेना, ये किसके लिए है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए। रिप्रेजेंटेटिव का मीन समझ रहे हैं? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। इसमें लिखेंगे कि फॉर कॉमन एलिमेंट्स। अब ये वर्ड आप जानते हैं कॉमन एलिमेंट्स जैसे, फॉर कॉमन एलिमेंट्स। फॉर कॉमन एलिमेंट्स में मीन्स एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। ऐसे हम डी ब्लॉक के लिए देखेंगे क्या होता है। बोलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? तो पीरियड में फॉर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जेड इफेक्टिव कितने से इंक्रीज करता? 0.65 से। सिग्मा कितने से करता? 0.35 से। जेड कितने से करता? 1 से। समझ में आ गया? चलिए, अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चंस करके दिखाओ। लिखो क्वेश्चन से नंबर फर्स्ट। लिखेंगे क्वेश्चंस, लिखेंगे कि जेड इफेक्टिव
कि इफ़ जेड इफेक्टिव फॉर if Z effective for fluorine atom is कि Z effective if Z effective for fluorine atom F atom is X, Z effective for fluorine atom is X, then calculate effective nuclear charge for carbon atom will be। ठीक है, ऑप्शंस हम लिख सकते हैं। ऑप्शंस नंबर फर्स्ट x प्लस 0.225, दूसरा x माइनस 0.414, थर्ड x माइनस 0.724, फोर x प्लस 0.665, एक ऑप्शन और बनाना 5, वहाँ 4 ही मिलेंगे बट मैं एक्स्ट्रा बनवा रहा हूँ, नन। ट्राई करोगे है ना, जो अप्लाई कराए हैं जो समझाएं उसी पर बेस्ड है। आओ पहले सीख लें, चलिए करना तुम रूम पर आराम से, इधर सीखो। क्या गिवन है, जेड इफेक्टिव फॉर फ्लोरीन एटम इज एक्स, क्या निकालना है कार्बन एटम के लिए। ठीक है, आओ जरा। तो कहाँ से शुरू करना है, कार्बन एटम से है, कार्बन का पूछा है ना। ये कार्बन है, बीच में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा। पहुँच गए कि नहीं, बोल। एक ही पीरियड के हैं, एक ही पीरियड के नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। हम क्या कर रहे हैं, पीरियड में जब हम इधर से इधर मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा, 0.65 से बढ़ेगा कि नहीं। अगर इसका कुछ होगा तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना 0.65। इतने से जेड इफेक्टिव पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज। अब जरा पता, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो फिर से कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 0.65 से हो जाएगा कि नहीं। अब फिर से जब यहाँ मैं शिफ्ट करूँगा तो फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा, और कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, 0.65 से होगा कि नहीं। उल्टा पूछ लिया। अगर कार्बन का देकर के फ्लोरीन का पूछा होता तो कार्बन में जो गिवन है उसमें क्या क्या ऐड करके पहुँचता, इतना ऐड करके पहुँचता ना। कार्बन का मैंने मान लिया x है ना, उनने x दे दिया, और इसका पूछ लिया, इसका पूछ लिया, इसका पूछ लिया, किसी का भी पूछ ले, मुझे क्या फ़र्क पड़ता। अगर यहाँ मुझे गिवन है x है, इसका निकालने के लिए क्या कर देता, 0.65 को ऐड कर देता तो नाइट्रोजन का निकल आता, क्योंकि पीरियड में कितने से इंक्रीज़ होता है, इतने से। और इसमें इसका निकालने के लिए ये दोनों ऐड कर देता, इसका निकालने के लिए ये भी ऐड कर देता। अब हम उल्टा सोच रहे हैं। उल्टा क्या सोच रहे हैं, इसका गिवन है, इसका जेड इफेक्टिव क्या है, गिवन है, x है। जरा बता, अगर इसका x है तो इसका निकालने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि पीछे जा रहे हैं। तो इसका कैसे आएगा, x माइनस 0.65, ये किसका निकल कर आ गया, जेड इफेक्टिव, ऑक्सीजन का। ऐसे ही मुझे किसका निकालना है, बोल, नाइट्रोजन का निकालना है, तो और माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा कि x माइनस 0.65 और माइनस 0.65, इसका निकल कर आ जाएगा कि नहीं। अब इसका निकालना पर्पस है मेरा, वो नाइट्रोजन पूछ सकता है, बट पूछा क्या है, कार्बन। तो कार्बन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 0.65 माइनस 0.65 माइनस 0.65। बोलो भाई, समझ में आ गया। तो ये डाटा कितना बना बता, x माइनस, ठीक है, कितने के बाद 0.2 के, इतना बना कि नहीं। मतलब जो कार्बन का जेड इफेक्टिव होगा वो इतना होगा, x माइनस 1.95। अगर मैं क्या दे दूं, कार्बन का दे दूं x, तो फ्लोरीन का कितना होगा, x प्लस 1.95, है ना। तो ऐसा कोई डाटा है नहीं, तो आंसर इज नन। ठीक है, बट ऑप्शंस अगर मैं ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं अब, x माइनस 1.95, तो आंसर इज ये। अच्छा क्वेश्चन है ना, मेमोरी बेस्ड होते हैं, देख लें कौन सा फॉर्मूला का, कुछ नहीं, मेमोरी बेस्ड, आपके समझने के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपने कितनी क्लियरिटी के साथ पिक्चर देखे हुए हैं, है ना।
तो यही है कि आपको चीज़ें नज़र आने लगी ना तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती यार। मैंने वही एग्जांपल दिया था ना कि हाँ मूवी देखने जा रहे हैं, है ना, और मैडम आपको भी कहानी याद रह जाती है ना मूवी की 3 घंटे की सबको रहती है ना क्योंकि वो चीज़ें नज़र आ रही थी, निगाहों के सामने से वो सीन क्रिएट होकर जाता है पढ़ाई के मामले में कुछ दूसरा हो जाता है। लेकिन अब नहीं लगता कि आप भूलोगे क्या। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर मेमोरी बेस्ड आएंगे तो कर लोगे ना। चलिए नोट करेंगे या रफ कर दूं? रूम पे करना ना, रूम पे करना ज़्यादा अच्छा। तो भाई इसका मीनिंग जेड इफेक्टिव हमने देख लिया कि पीरियड में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला है कि जेड इफेक्टिव इन ए पीरियड विल बी इंक्रीज्ड, है ना, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। और कितने से हो रहा है ये डाटा हम दे दिए, है ना, 0.65 से। और सिग्मा भी बढ़ता, चुके सिग्मा इधर भी बढ़ता, सिग्मा इधर भी बढ़ता, बट जेड इफेक्टिव अभी देखिए इधर बढ़ता। अब इसका हाल देख रहे हैं डाउन टू ग्रुप, ग्रुप में हम क्या, है ना, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए मैं पॉइंट लिखा हूँ, जरा पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे कि सिग्मा इंक्रीज्ड, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे सिग्मा इंक्रीज्ड इन ए पीरियड व्हेन वी मूव, सिग्मा इंक्रीज्ड इन ए पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जेड इफेक्टिव विल बी इंक्रीज्ड इन ए पीरियड, जेड इफेक्टिव will be increased in a period when we move from left to right। अगला पॉइंट लिखेंगे कि सिग्मा इंक्रीज्ड इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप when we move from top to bottom because of number of electron will be increased। अगर रीजन की बात करें चुके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, तो सिग्मा की अगर हम पीरियोडिसिटी देखें तो पीरियोडिसिटी फॉर सिग्मा क्या है, सिग्मा इधर भी बढ़ता और सिग्मा इधर भी बढ़ता, ग्रुप में भी बढ़ रहा है। और रीज़न एक ही इसका, रीज़न क्या है, चूँकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते, रीज़न एक ही, चूँकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो भाई ये तो बढ़ना तय है। ठीक है, जेड इफेक्टिव पीरियड में बढ़ रहा है, ग्रुप में नोट लगा के लिख लेंगे जरा। ठीक है, नोट, नोट का मतलब समझ तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ भी मेरे नोट होंगे ना इम्पोर्टेंट होंगे, ध्यान रखना। नोट लगा के लिखेंगे कि इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप जेड इफेक्टिव आर जनरली कांस्टेंट माना गया। ठीक है, माना गया है कांस्टेंट, लेकिन होता नहीं है एक्चुअल, रियल हम देखें तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन पहले की जो थ्योरीज थी इसको हम डिफाइन करेंगे जब वो पढ़ होंगे ना एटॉमिक साइज, तब पता चलेगा कि ग्रुप में होता क्या है एक्चुअली। लेकिन मान लिया एक स्लेटर था, एक साइंटिस्ट, जिसने ये प्रिडिक्शन दिया कि ये इतने से बढ़ रहा है, और ग्रुप में उसने बोल दिया कि कांस्टेंट है, स्लेटर रूल बोलते हैं उसको। ठीक है, उसने माना ऐसा कि कांस्टेंट रहता है। कैसे माना, उसने मानने का रीज़न भी था, बिकॉज क्या रीज़न था कि उसने सारे एलिमेंट्स का क्या निकाला, जेड इफेक्टिव। अगला अपना यही मतलब टॉप वो होगा लेक्चर, है ना, कि हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा। अब सिग्मा कैलकुलेट कर लिए तो जेड इफेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि जेड तो अंडरस्टूड होगा। तो उसने हर एक एलिमेंट्स का जेड इफेक्टिव निकाला, और निकाल करके प्रैक्टिकली उसने बोल दिया कि हमने ग्रुप में देखा ये लगातार कांस्टेंट है, पीरियड में चेंज हो रहा था, तो उसने वहाँ से ऐसा बोल दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देख, यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम है, यहाँ पोटेशियम है, आरबी है, सीजियम है। तो उसने बोला कि भाई यहाँ तो थोड़ा सा वेरी करता है, यहाँ चेंज आता है, 0.9 आता है, और उसके बाद सभी के लिए 2.2 से क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्या, जेड इफेक्टिव 2.2, क्या 2.2। तो उसने बोल दिया कि ग्रुप में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसने निकाला हुआ है प्रैक्टिकली।
तो कहाँ चेंज होता है, लिथियम से सोडियम, मतलब सेकंड से थर्ड पीरियड पर आ रहे हैं तो चेंज होता है, अदरवाइज क्या हो जाता है कोस्टेंट, तो उसने ग्रुप में कोस्टेंट ही माना हुआ है। कितने से कोस्टेंट हो जाता है 2.2 से, क्लियर है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है वो चीज़ हम अच्छे से देखने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं कि एक्चुअल क्या है ये, ठीक है। उसने तो बोल दिया। अब जरा बता, अगर हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना चाहें, है ना, ये हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम यही देखने जा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करें तो जेड माइनस सिग्मा फॉर्मूला है, ये तो अंडरस्टूड है। इसका मीन्स है ना, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, इस पर क्या करना पड़ेगा, मेहनत। अगर ये आ गया तो जेड इफेक्टिव आ जाना, ठीक है। तो अपना आगे जो, ठीक है, टॉपिक होगा वो यही होगा। हेडिंग डाल लें, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा, और ब्रैकेट में लिखेंगे यूजिंग इस लेटर। एक साइंटिस्ट था, यूजिंग स्लेटर रूल, ठीक है। इसी ने एक्चुअली इसको कैलकुलेट करना बताया था, कुछ प्रिंसिपल कुछ रूल बनाए थे, उसी के सम्मान में हम क्या बोल रहे हैं, स्लेटर रूल, है ना। कभी कभी क्वेश्चंस ये ना दे करके स्लेटर रूल पे दे दे तो बात वही है, सिग्मा ही कैलकुलेट करना, उसका मीन्स यही है। सिग्मा को कैलकुलेट करने किसने सिखाया, स्लेटर साइंटिस्ट ने, उसने उसके सम्मान में क्या बोल दिया, स्लेटर रूल। तो इसके कुछ प्रिंसिपल हैं सिग्मा को निकालने के लिए, उसकी हम बात करेंगे। तो कैलकुलेशंस ऑफ सिग्मा यूजिंग स्लेटर रूल, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, स्लेटर रूल ही पढ़ रहे हैं, ये अंडरस्टूड है। तो इसमें हम देखेंगे पहले केस नंबर फर्स्ट डाल देंगे, ऐसे हेडिंग डाल लेंगे केस नंबर फर्स्ट, और केस नंबर फर्स्ट डाल कर लिखेंगे कि सिग्मा कैलकुलेट फॉर NS एंड NP इलेक्ट्रॉन। अभी ऐसे डाल लें, ये चीज़ पता चल जाएगी, अभी ऐसे डाल लें हेडिंग, सिग्मा कैलकुलेट फॉर NS और NP इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग पहले इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में होगा, NS में या NP में। N का मीन समझ गया, आउटर सेल्स, और आउटर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे हर चीज़। तो तब हम सिग्मा कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो दो केस पढ़ेंगे। पहला केस किस में हो गया कि जब आपका इलेक्ट्रॉन NS या NP में हो। सेकंड क्या बचेगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन ND और NF में हो। दो सब सेल और बची है ना। तो पहला केस हम देख रहे हैं कि फॉर NS एंड NP इलेक्ट्रॉन। आइए इसके कुछ रूल्स हम पहले पढ़ लें, तब आगे बात करेंगे। रूल्स नंबर लिखेंगे इसमें, रूल्स, स्लेटर रूल्स लिख लें, हेडिंग या एरो करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखिए, है ना। सिग्मा निकालने के लिए मैं सारी कहानी सिखा रहा हूँ। तो इसमें पहले लिखेंगे कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। सबसे पहले क्या करेंगे कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू रेडियस। ये इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू रेडियस, अंडरलाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू रेडियस। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू रेडियस। सबसे पहला काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना, और वो भी अकॉर्डिंग टू रेडियस। लिख लिए। इसी में कंटिन्यू करेंगे, अकॉर्डिंग टू रेडियस एंड काउंट ईच इलेक्ट्रॉन एंड काउंट ईच इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल एंड काउंट ईच इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल। ये लिख करके नीचे आ जाओ, है ना। यस भाई, यहाँ लिखेंगे कि फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख लेंगे कि फॉर ईच इलेक्ट्रॉन सिग्मा, इधर लिखेंगे सिग्मा, ठीक है भाई। ऐसे लिख लेंगे जैसे मैं लिखा हूँ, एज इट इज सेम, कि फॉर ईच इलेक्ट्रॉन सिग्मा, ये डाल कर यहाँ लिखेंगे nth लेवल, ये मैं
समझा दूंगा, अभी ऐसे ही चलने दें ना। फॉर nth लेवल सिग्मा इज 0.35, ठीक है। उसके बाद n-1 लेवल, n-1 लेवल सिग्मा इज 0.85। इस सिग्मा की वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी इसके लिए तो भाई, ठीक है। और क्या लेवल होंगे, n-2, ठीक है, कोमा n-3 कोमा n-4 एस सूल। इसके अलावा जितने भी लेवल बचे उनके लिए सिग्मा कितना काउंट होगा, ठीक है। तो अब पता चल गया, जब इलेक्ट्रॉन आपका NS या NP में होगा तो nth लेवल के लिए सिग्मा की कितनी वैल्यू होगी, 0.35। एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कितना होगा, 0.35। कौन से लेवल में, nth लेवल में जब इलेक्ट्रॉन होगा। और जब इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, n-1 लेवल में, तो एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शंस कितना होगा, 0.85। और इसके अलावा जो भी लेवल मतलब अंदर बचे इलेक्ट्रॉन उनके लिए सिग्मा एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, 1। समझ में आ गया। दूसरा देखिए, ये आउटर सेल्स हो गई ये वाली और ये इनर हो गई। इसका मीन्स ये है, अगर मैं सेल को ऐसा लिख दूँ n+1 कोमा n+2 कोमा n+3, इसका मीन समझ रहे हैं। अगर ये मैंने n मान ली तो ये इससे बाहरी सेल्स हो गई, यही है ना इसका मीन्स। और इनके लिए जो सिग्मा होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होना भी चाहिए। देखो पहले इस चीज़ को समझ लो, ठीक है भाई। ये मैंने फिक्स कर लिया, ये क्या मान ली मैंने, n मान ली। जिसके लिए हम सिग्मा निकालना चाह रहे हैं उसको हम हमेशा क्या मानेंगे, n मान ली। तो ये वाली सेल क्या होगी, n+1, ये साल क्या होगी, n-1, ये क्या हो गई, n-2, ये क्या हो गई, n-3। ये लेवल हो गए। अब जरा बता, ये जो इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहा है वो इन इलेक्ट्रॉन से हो रहा है ना कि इनसे हो रहा है। आउटर सेल्स समझ रहे हैं ना, उससे अगली सेल से इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं होगा, उसके जो इनर सेल्स हैं उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, ये रिपेल कर रहे होंगे ना यार। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये इसको बाहर भेजेगा कि नहीं। और इसका रिपल्शंस ऐसा थोड़ी कि इसको बाहर कर रहा है, ये तो ऐसे रिपेल कर रहा होगा ना इसको, है ना। तो इसका मीन्स जरा बता कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे, रिपल्शंस तो इसका भी है लेकिन किससे इफेक्टेड है, इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन से, ना कि आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे बाहर फेंकेंगे बाहर, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, ऐसा तो नहीं फेंकेगा ना। तो इसलिए इसका रिपल्शन हम काउंट नहीं करते उसी वजह से। नहीं हाँ, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हमेशा रिपल्शन अपवर्ड रहेगा। रिपल्शन हमेशा क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा ना। ये वाला रिपल्शन हम काउंट नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, ये वाला रिपल्शन काउंट नहीं करेंगे। हाँ, तो उसी वजह से इस रिपल्शन को हम क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। इसने बोला स्लेटर ने। तो ध्यान रखना कि अगर प्लस वाली कंडीशंस हो तो सिग्मा इज 0। तो ये सिग्मा एक्चुअल आपको याद होने चाहिए अब, ठीक है। अब मैं और क्लियरिफाई करूं, जब केस क्या हो, NS और NP में इलेक्ट्रॉन हो तो nth लेवल के लिए सिग्मा है, ये आपको लर्न होना चाहिए अच्छे से। अगर याद नहीं हुआ तो फिर कन्फ्यूज़न होगा फिर। चलिए ये नोट कर लिए थे। अब जरा हम प्रैक्टिस कर लें, है ना। इस पर बेस्ड एक दो प्रैक्टिस करा दूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लिखने से नहीं होती चीज़ें जब तक हम देखते नहीं, अप्लाई नहीं करते, है ना। तो क्वेश्चंस की फॉर्म में कर लेंगे। क्वेश्चंस लिखेंगे कि कैलकुलेट जेड इफेक्टिव, लिखेंगे कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर जिंक जेड एन, फॉर जेड एन जिंक। क्लियर है भाई। तो जेड इफेक्टिव, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर जिंक एलिमेंट्स, ठीक है। अब अंडरस्टूड है, उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। स्पेसिफाई नहीं किया तो हमेशा किसको मान करके चलना, आउटर सेल्स को। उसके इनर भी सेल्स हैं, अगर वो इनर सेल्स में स्पेसिफाई करता तो हमारा फोकस वहीं होता। मैं ऐसे केस लूँगा, अभी तो सिंपली है
कि अपना क्वेश्चंस क्या है कि कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर जिंक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू रेडियस। सबसे पहला काम यही है। अब समझना जो अप्लाई लिखाया हूँ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। और अगर हम जिंक के केस में हैं तो जिंक का जेड आपको पता है कितना होता है भाई, 30 होता है, ये तो पता है ना आपको, 30 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, और उसके बाद क्या आता है 4s2, और उसके बाद क्या आता है 3d10। ये तो इसका एक्चुअल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। 30 हो गए इलेक्ट्रॉन। बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किस में चाहिए मुझे, ये तो एनर्जी रूल पर बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू रेडियस लिखना है। अकॉर्डिंग टू अगर रेडियस लिखे हैं तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यही तो है रेडियस के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू रेडियस अगर हम लिखें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तो क्या होगा, 1s2, उसके बाद 2 वाले लिखे जाएंगे, 2s2 और 2p6, उसके बाद 3 वाले क्या हो जाएगा, 3s2 और 3p6, और भी बचा 3 वाला 3d10, और उसके बाद क्या आ जाएगा 4 वाले, और 4 में ओनली क्या है 4s2। तो ये हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू रेडियस भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख लिया अकॉर्डिंग टू रेडियस। यहाँ तक काम हो गया। अब जरा बता, अगर कुछ ना कहे तो हमेशा किसके लिए रिप्रेजेंट करना है, आउटर सेल्स के लिए। ये कौन सा लेवल हो गया, n, आउटर सेल से ही, तो इस लेवल को क्या मान लूँगा मैं, nth लेवल। ये बता, पूरा 3 वाला जो लेवल है वो क्या हो जाएगा फिर, n-1 लेवल। अरे बोल, 2 वाला पूरा क्या हो जाएगा, n-2 लेवल। 1 वाला क्या हो जाएगा, n-3 लेवल। तो लेवल हमने देख लिए। जिसके लिए बोलेगा कैलकुलेट कराने के लिए, वो लेवल ऑलवेज nth लेवल। यहाँ कुछ नहीं बोला है तो रिप्रेजेंट करेंगे ऑलवेज आउट। ये सेंटर है, ये कौन सा लेवल है, n-3। ये कौन सा लेवल है, n-2। ये कौन सा लेवल है, n-1। और ये लेवल कौन सा है, nth लेवल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, यही है ना। इस n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन इस कितने हैं, 18। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, इसमें 8, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कोई आउटर सेल्स का इलेक्ट्रॉन फिक्स कर, इस पर क्या निकालना है, नेट रिपल्शन, तभी तो अट्रैक्शंस बना पाएंगे, क्योंकि नेट अट्रैक्शंस तो मेरे पास है जेड के बराबर, लेकिन सिग्मा बनाना है, सिग्मा ऑफ टोटल चाहिए। सिग्मा ऑफ टोटल जरा बता कैसे बनेगा, इस इलेक्ट्रॉन को फिक्स कर लिया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये रिपल्शंस कितना है यही तो निकालना है सिग्मा टोटल में। अब जरा बता, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है कहाँ चला गया, मान ले ये जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन का इसके रेस्पेक्टिवली या खुद पर कोई रिपल्शन है क्या, नहीं है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या अपने ऊपर कोई रिपल्शंस लगा रहा है क्या, नहीं। ये किससे रिपेल हो रहा है, अदर इलेक्ट्रॉन से। किससे रिपेल हो रहा है, देखो, एक इस इलेक्ट्रॉन से, 18 इन इलेक्ट्रॉन से, 8 इन इलेक्ट्रॉन से, और 2 इन इलेक्ट्रॉन से, लेकिन खुद से ये रिपेल नहीं हो रहा है। कोई भी बॉडी दूसरे से अट्रैक्ट या क्या होगी, रिपेल होगी। अगर हमारे रेस्पेक्टिवली फोर्सेस देखें तो सारे ज़ीरो, खुद के रेस्पेक्टिवली किसी बॉडी पर फोर्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। वो किसी दूसरी बॉडी की प्रेजेंस में या तो अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी। अट्रैक्शंस रिपल्शंस हम खुद से फील नहीं करते। ऐसा थोड़ी कि हम रूम में बैठे हैं आराम से, प्रैक्टिकली चीज़ देखो, रूम में बैठे हैं आराम से, रूम में बैठ के कभी कभी हम क्या हो रहे हैं, अपने से अट्रैक्ट या अपने से रिपेल हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हम मार्केट जाते हैं ना, मार्केट में जब माहौल देखते हैं तब हम क्या होते हैं, अट्रैक्ट भी होते हैं और रिपेल भी होते हैं, सेम थिंग। तो जरा बता, इसका मीन्स मुझे ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एज ए रिफरेंस, है ना। क्यों, क्योंकि उसका रिपल्शंस उसके प्रति ज़ीरो है, कोई है ही नहीं। तो अब जरा बता, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, बट जिसके लिए हम क्या निकालने होंगे, सिग्मा। जिस इलेक्ट्रॉन को हम फिक्स करके क्या निकालने होंगे, सिग्मा, तो उसके रेस्पेक्टिवली उस पर फोर्स और रिपल्शन ज़ीरो होगा कि नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन को ऑलवेज क्या मानेगा, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बता, ये देख, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ना,
एक को फिक्स कर लिया, इसको इसमें से कितना रिपेल करेगा, एक ही करेगा नहीं। तो इसका मीन्स यहाँ अगर मैं लिखूँ तो सिर्फ इसके लिए सिग्मा लिख रहा हूँ पहले, इस सेल के लिए, समझ में आता। और nth लेवल में मैं यहाँ से लिख दूँ, nth लेवल के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कितना लिखाया था, 0.35, यही लिखाया था ना, ईच इलेक्ट्रॉन सिग्मा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन काउंट कितना करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन। क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एज ए रेफरेंस ले लिए। तो जरा बता, nth लेवल में टोटल इलेक्ट्रॉन इज 1, अब तो 1 है। और जरा बता, एक इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो कितना है इस लेवल के लिए, 0.35 है कि नहीं। तो इस लेवल से क्या बन गया, nth लेवल का सिग्मा आ गया कि नहीं, वो कितना होगा, इसके बराबर हो। ऐसे ही मुझे इस लेवल से सिग्मा बनाना है, ठीक है भाई। आओ तो जरा बता, n-1 लेवल के लिए मैं सिग्मा में ईच इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखाया हूँ 0.85 है कि नहीं। इस पूरे लेवल में इलेक्ट्रॉन काउंट कर कितने हैं, 18 है। 18 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे उस आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन को, और एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इस लेवल के लिए कितना है, 0.85। तो क्या इस लेवल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका नेट रिपल्शन मिल गया कि नहीं, यस। यहाँ देख, इस लेवल में आ गए। इस लेवल में अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल 8। और इस लेवल के लिए ठीक है लिखाए हैं एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कितना है, 1 ही तो लिखाए थे। तो इसका मीन्स इस लेवल के लिए सिग्मा निकल गया कि नहीं, n-2 के लिए सिग्मा आ गया कि नहीं। इस लेवल के लिए भी कितने लेवल हैं, इस लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और अगेन एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कितना है, 1। तो यहाँ इसका टोटल सिग्मा मिल गया कि नहीं। तो इस लेवल के लिए जो सिग्मा आएगा वो ये है। बोल भाई, अगर मुझे नेट सिग्मा निकालना है, क्या निकालना है मुझे, नेट। मैंने इंडिविजुअल लेवल के लिए सिग्मा निकाल लिया। अगर मुझे अगर सिग्मा ऑफ टोटल निकालना है तो सभी लेवल का सिग्मा क्या करूँ, काउंट कर लूँ। मतलब क्या कर लूँ, सिग्मा ऑफ n-3 लेवल प्लस सिग्मा ऑफ n-2 लेवल प्लस सिग्मा ऑफ n-1 लेवल प्लस सिग्मा ऑफ nth लेवल। तो सिग्मा ऑफ टोटल आ गया कि नहीं। अब ये आपके पास प्रैक्टिकली है, इसके लिए सिग्मा कितना है, अभी तो निकाले हैं 2 है। इसकी वैल्यू डाल दो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस इसकी वैल्यू डाल दो कैलकुलेट करके, कितना आ जाएगा, 18 × 0.85। और इसके लिए कितना आ जाएगा, 0.35 है ना। ये कितना हो जाएगा, 10 हो गया। और ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, सही बताना, 15.3। और ये कितना है, 0.35। टोटल बताओ कितना आ रहा है, सिग्मा ऑफ टोटल कितना आ रहा है, 25.65। यस। अब जरा बता, ये नेट रिपल्शन आ गया किस पर, 4n-s इलेक्ट्रॉन पर, आउटर सेल्स के इलेक्ट्रॉन पर नेट रिपल्शन कितना है, इतना है। अट्रैक्शंस कितना है, कितना था, जेड के बराबर 30। तो जरा बता, नेट अट्रैक्शंस निकाल लेंगे कि नहीं, है ना। तो नेट अट्रैक्शंस ऑन 4s इलेक्ट्रॉन विल बी, तो जेड इफेक्टिव डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा। जेड अंडरस्टूड है कितना है, 30। और ये सिग्मा टोटल चाहिए, और सिग्मा टोटल हम बना चुके हैं, वो कितना है 25.65। तो यहाँ से नेट अट्रैक्शंस कितना आ जाएगा, मतलब जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, ये बताओ करके कितना आ रहा है। हाँ कितना आ गया, 4.3। इतना नेट अट्रैक्शंस है, इतने नेट अट्रैक्शन से वो रिवॉल्विंग कर रहा है। तो अभी भी नेट अट्रैक्शन ज़्यादा है, तभी तो बंधा हुआ है। अब देख लो, अट्रैक्शन डोमिनेंट है यहाँ भी, जेड बड़ा है किससे, सिग्मा से। एक नोट लगा के लिखेंगे जरा, नोट लगा के लिखेंगे। कभी यहाँ से क्वेश्चंस पूछ ले, वैसा आया तो नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेंगे। नोट लिखेंगे कि सिग्मा फॉर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी, सिग्मा फॉर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी nth लेवल
nth लेवल डेट इज इक्वल टू 0.35, 0. ये कर लेना 0.30 बॉक्स में डाल देना। देखो भाई nth लेवल के लिए सिग्मा हम क्या लिखाए हैं 0.35, लेकिन अगर वो 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है तो उसके लिए अब nth लेवल के लिए सिग्मा कितना हो जाएगा 0.30। ये याद रखना एज ए एक्सेप्शन। ऐसा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती नहीं, जैसे हीलियम के लिए, क्या हीलियम है, ठीक है, हीलियम क्या है 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसके लिए मुझे क्या निकालना है, देखो जेड इफेक्टिव निकालना है, तो यही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अब इसके लिए मुझे सिग्मा बनाना है पहले, तो यही इसका nth लेवल है, n लेवल है, तो 1 और इंटू क्या करूँगा 0.35 मत करना, तभी तो लिखा है, यही मिस्टेक हो सकता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है उसके लिए सिग्मा क्या काउंट है 0.3 लेना है, ठीक है। तो इसके लिए सिग्मा कितना आ गया 0.3 आ गया, ये आ गया, तो जेड इफेक्टिव यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जेड इफेक्टिव कितना बनेगा जेड माइनस सिग्मा टोटल, जेड कितना है इसके लिए हीलियम के लिए 2 है, और ये कितना आ गया रिपल्शंस इतना आ गया, तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 1.7 आ गया, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने इसको 5 ले लिया तो गलत आ जाएगा, है ना। जनरल रूल क्या है, जनरल तो यही है कि 0.35 लेना है, लेकिन ऐसी स्पीसीज जो क्या हो 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसके लिए nth लेवल के लिए सिग्मा कितना लेना है भाई 0.3, चीज़ को याद रखना, क्लियर है। चलिए अगले टर्न पर हम देखेंगे। हाइड्रोजन तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, अगर हाइड्रोजन के लिए हम निकालें अगले टर्न पर मैं यही बताऊंगा। देखो हाइड्रोजन के लिए निकालें तो हाइड्रोजन क्या होता है Z1 है, जेड अगर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो इसके लिए तो सिग्मा 0 हो जाएगा ना, एक ही तो इलेक्ट्रॉन, इसको कौन रिपेल करेगा, तो सिग्मा 0। अगर सिग्मा 0 तो इसका जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड 1 हो जाएगा, बोलो भाई।